is your passing marks for costing? बोलो बोलो, टेल passing marks for costing. आज के बाद क्या होगा आपके लिए? एवरीबॉडी हैज टू आंसर. बुक में लिख लो ये. आप जैसे अभी अपना बुक कभी भी खोलोगे ना, तो आपको ये चीज दिखनी ही चाहिए. प्रेपरेशन भी उस लेवल का करोगे आप, आई अश्योर यू. करेक्ट, एक्सेलेंट. Everybody is answering, and that is 90 marks and above. This is going to be my motive for this subject. 90 marks चाहिए ही चाहिए, लाके ही दिखाएंगे. ठीक है ना? अपने आप से प्रॉमिस कर लो. और मैं आपको बोलता हूं, एक सच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है जो ओके. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस लाइव सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट के बैच में. क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? देन लेट्स गेट स्टार्टेड. और मेरे पास उपस्थित है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से. अगर मैं बस कुछ 4-5 का नाम लेना चाहूंगा, देन तनीषा फ्रॉम राजस्थान, मुस्कान फ्रॉम गुवाहाटी, किशन कुमार फ्रॉम पश्चिम बंगाल, आसना फ्रॉम दिल्ली, अनिकेश कुमार फ्रॉम कोलकाता, अमित यादव फ्रॉम मुंबई एंड सो ऑन, गुरलीन कौर फ्रॉम अमृतसर, अनीशा, ओके, निभा अग्रवाल फ्रॉम पंजाब. सो हार्टिएस्ट वेलकम टू ईच वन ऑफ यू. एंड इसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपन. आगमन होगा इस बैच का सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एज आई सेड, क्या आप कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करेंगे ये जर्नी. एंड एज आई सेड, काफी कुछ सीखना है अपने को, काफी कुछ समझना है. बट उसके पहले कौन सिखाएगा उसके बारे में तो जान ले. तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा. हे, मेरा नाम है सीए संकल्प कांस्टिया. बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. यस. सो बाय द एज ऑफ 22 मैंने अपना सीए एंड सीएस दोनों कंप्लीट कर लिया था. बॉम्बे से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं, तो बॉम्बे का रहने वाला हूं. एंड वहां पे ही मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेज, नरसी मोंजी, एनएम कॉलेज जिसको बोलते हैं. एंड दैट्स वेयर द जर्नी बिगैन. सो एनएम कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया था. एंड वो सपने की शुरुआत हो गई थी कि यस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है एंड गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड. सो बस इसी के साथ सीए कंप्लीट किया, सीएस कंप्लीट किया. इनफैक्ट मेरा सीएस तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट हो गया था. फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी कंप्लीट की. तो मेरा ऑलमोस्ट कैसा चालू था पता है? मतलब मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया. उसके 6 महीने बाद मैंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया. फिर 6 महीने बाद सीएस इंटरमीडिएट का एग्जाम आ गया. फिर 6 महीने बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम आ गया. और उसके बाद वापस से सीएस फाइनल का एग्जाम आ गया. और उसके कुछ टाइम बाद सीए फाइनल का एग्जाम आ गया. So back to back एग्जाम चालू थे. But this is the phase when you can give your best in terms of your studies. ये जो एज होता है ना 18 से लेकर 22 का, that is when the mind is at the highest. So ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट किया अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स. और फिर मुझे टीचिंग का बहुत पैशन था. मतलब मेरी इच्छा थी कि यार बस अब मैं सीधा पढ़ाना चालू कर दूं. इतना मुझे अच्छा लगता था. बट मेरे घर वालों ने एक सजेशन दिया और उन्होंने कहा कि यार थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी ले ले, सो दैट जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो आपके पास वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी हो जिसको आप स्टडीज से कनेक्ट कर पाओ. एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. तो उसके बाद सीए बनने के बाद मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.5 years जेपी मॉर्गन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे मैंने 3.5-4 साल काम किया. साइमल्टेनियसली सैटरडे संडे में पढ़ाता भी रहता था. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, टीचिंग से अच्छा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है. मतलब एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है मुझे जब मैं पढ़ा रहा हूं. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट टू टेक इट फुल टाइम. सो ऑलमोस्ट एक डेकेड, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हुए. एंड यस, दिस इज द सब्जेक्ट जो यू कैन से मेरी दिलो जान है. राइट, चलो. सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट. सो प्रैक्टिकली मैंने क्या सीखा है जेपी मॉर्गन की मेरी जर्नी में, वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करता रहूंगा.
पढ़ाते वक्त एट द सेम टाइम आप लोग को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, एंड उसी से एकदम स्मूथली अपना ये पूरा जर्नी वर्कआउट करेगा। क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो मैं बहुत ज्यादा आप लोग को ओवरबर्डन नहीं करूंगा चीजों के साथ, बट कुछ बेसिक्स जो अपने को आने वाले यू कैन से 8 से 9 महीने के लिए ध्यान में रखना है, बिकॉज आप आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी चालू कर रहे हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 8 to 9 मंथ्स यूजुअली मिलते हैं एक सीए इंटर के स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए, एंड फिर उसका अटेम्प्ट ड्यू हो जाता है, तो कैसे अपन उसको मैनेज करेंगे ये सब समझने की बारी अब आ गई है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मैंने आपको जैसा बोला कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, तो मेरे पास दो प्रोफेशनल डिग्रीज है। एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है ना, वो ये इंटरमीडिएट का, या जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ये वाला फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिफाइन योर करियर। देखो कैसा है पता है, सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन जो आप बोलते हो, वो लेट्स बी ट्रू, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आपने अकाउंट्स 11th 12th में पढ़ा होता है, बस उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, या बोलो सीएस फाउंडेशन। आपने लॉ पढ़ा होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है, सो ये सब चीजें जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है 11th 12th में, उसी का एक एक्सटेंशन आ जाता है आपको फाउंडेशन लेवल पे। सो वो क्लियर करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, अच्छी बात है आपने क्लियर किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बट इंटरमीडिएट सबसे क्रूशियल लेवल होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं डिफिकल्ट है, बट मैं बोल रहा हूं सबसे क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप 3 से 4 टोटली नए सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जैसे कि एक यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टैक्सेशन, वो भी आपके लिए पूरा नया है। थर्ड है ऑडिटिंग, ये भी आपके लिए नया है। सो ये सब नए नए सब्जेक्ट्स अब आप पढ़ने वाले हो, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। सीए फाइनल भी मैं आपको बोलता हूं कि इतना क्रूशियल नहीं है या मैनेजेबल है, बिकॉज सीए फाइनल है ना, तो लास्ट स्टेप है यार, निकल जाएंगे, मतलब उसके लिए तो जान लगा देंगे अपन, बट क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि अपने को भी बताया यार खाली एक ही तो लास्ट पढ़ाव भी तो बाकी है, तो यू विल गिव इट एवरीथिंग। बट ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, ये होता है सबसे डिफाइनिंग प्लेयर। क्यों? क्योंकि इधर से डिसाइड होता है कि आप इस करियर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट अकाउंटेंसी, जो भी आपने करियर चूज किया है, क्या आप उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपके लिए जो एफर्ट्स है वो मैक्सिमम लगने वाला है। जैसा मैंने बोला 11th 12th में अपने जो चीजें पढ़ी है वही सीए फाउंडेशन में आती है, तो इतना एफर्ट की जरूरत नहीं लगती है। सीए फाइनल का एग्जाम है जो यूजुअली 2-2.5 साल का आपका आर्टिकलशिप है, उसके बाद ड्यू होता है, तो वो 2-2.5 years के आर्टिकलशिप में आपको एक मेच्योरिटी आ जाती है, आपको टाइम मिल जाता है, तो अगेन इट बिकम्स मैनेजेबल। बट सीए इंटरमीडिएट, टाइम कम, सब्जेक्ट्स नए नए, तो एफर्ट्स अपने को डबल करने पड़ते हैं। सर आप तो डरा रहे हो पहले दिन पे, नहीं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यार बोलते ना पुल अप योर सॉक्स, एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड मैं आपको बता सकता हूं कि आप लोग यहाँ पे जो भी मेरा लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ये गारंटी देता हूं कि ये एक सब्जेक्ट ही है जो आपको ये इंटरमीडिएट का जो बोलते हैं ना लाइन है ना, वो क्रॉस करने में काम कराएगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बस कुछ देर रुक जाओ, ये मैं आपको बताऊंगा, एंड कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों आप लोग के साथ चीजें बात कर रहा हूं। तो आई होप सीरियसली लोगे आप इस लेवल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल अकॉर्डिंग टू मी। अगर मुझे कोई भी जूनियर्स भी आते हैं, मिलते रहते हैं, मेरे ऑफिस में भी आते हैं, कई बार डिस्कस करते हैं पेरेंट्स भी, तो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलता हूं कि ये जो आने वाले 1 साल है ना, मतलब फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट का जो ये ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का 10 मंथ्स का पीरियड है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, अगर ये 9 to 10 मंथ्स आपने संभाल लिए ना, देन इन दैट केस 100% मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज किया है वो बन के ही निकलोगे। एंड एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, हमने भी यही फेज देखा है, हमने भी यही फेज में वो एक एफर्ट डाला है, एंड दैट्स द रीजन आपके सामने आज बैठ रहे हैं एंड वी आर एबल टू मैनेज दिस। तो चलो भाई, सीरियसनेस या एक पॉजिटिविटी आई एम श्योर आ गया है आप लोग के मन में, टू एंश्योर दैट बॉस इस सब्जेक्ट को, यस इसमें इस सब्जेक्ट को नहीं, इस पड़ाव को
इंटरमीडिएट वाला जो अपना लेवल है उसके लिए वी विल गिव आर 200%। सब लोग की तरफ से मुझे ये एक अश्योरेंस चाहिए। एवरीबॉडी प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स जो आप लोग के साथ है, दैट यस सर वी विल गिव आर 200%। हम हमारी तरफ से कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं, देखो अभी लिखने के लिए नहीं, खाली ऐसे ही नहीं कि भाई चलो आज बोल दिया, बट ये चीज आपको रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलनी है दैट यस आई विल गिव माई 200%। एंड ट्रस्ट मी, वो ही एक मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन, जो आपको आपके शिखर पे ले जाएगा। आर यू रेडी? चलो, सो प्लीज एवरीवन उसी पॉजिटिविटी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो अब आप लोग आ गए हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बता दी है कि यस सर ये काफी क्रूशियल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम यहां पे एक लेवल अप हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि जब आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा, तो सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन या कोई भी फाउंडेशन आप एग्जाम देते हो, तो यूजुअली वो एग्जाम में है ना, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। यस यस यस, अच्छा सर 200% नहीं सर, हम हमारा 1,00,000% देंगे, ऐसी बातें हो रही है। वेरी गुड, लेट्स वेट एंड वॉच। अब मैं आपको क्या बीच बीच में ना टेस्ट भी लूंगा, तो उससे मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। फाउंडेशन के बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज। जब मैंने अपना सीए का एग्जाम दिया था, तब हमारे टाइम पे है ना, इंटरमीडिएट में टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। हम हमारे टाइम पे उसको कहते थे PE2, और 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। अरे वाह सर, इसीलिए आप इतना जल्दी सीए बन गए सर, अभी 6 सब्जेक्ट ही है, हमारे को तो 8 सब्जेक्ट पढ़ने। अरे नहीं भाई, रिजल्ट तो तभी भी कम ही आता था। बस क्या हो गया ना कि अब मार्केट इतना डायनामिक हो गया, चीजें इतनी बढ़ गई है आगे कि इंस्टीट्यूट को लगा यार और भी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो पहले PE2 होता था 6 सब्जेक्ट, फिर बाद में उसके बाद में आया समथिंग कॉल्ड एज IPCC, जिसमें इंस्टीट्यूट ने 6 सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट किए। और अब आप जो पढ़ रहे हो दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। एंड आप सबको पता होगा कि ये इंटरमीडिएट में 6 नहीं, 7 नहीं, 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सो आप देख रहे हो क्या हो गया है, सीधा 4 सब्जेक्ट का 8 सब्जेक्ट हो गया है। मतलब चीजें ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और टाइम है अपने पास कम। सो कैसे उसको मैनेज करना है, डेफिनेटली वो सब अपन लोग समझते जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेक्चर्स में इतना अच्छी तरह से ध्यान दो कि फिर बाद में आपको घर पे जाके बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत ही ना पड़े। सो अगर अपन ने लेक्चर्स का ये जो भी 2 आवर्स 3 आवर्स का अपना ड्यूरेशन है, अगर इसमें अपने अपना 200% दे दिया ना, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बैक, राइट? सो ऑन दैट नोट समझ के लेते हैं। अच्छा, अब सर कब लिखना है कब नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मेरे पास जो ये नोट पैड है ना, इसमें मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं वो सब की सब चीजें आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड की जाएगी। तो जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो प्लीज वो टाइम पे घाई मत मचाइएगा लिखने का, पहले कॉन्सेप्ट समझने के लिए फोकस कीजिएगा। सो प्लीज इंश्योर करना कि जब मैं बोलूं तभी ही आप लिखो, उसके पहले एकदम लिखने का घाई मत मचाना, बिकॉज अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब मैं कोई चीज समझा रहा हूं या लिख रहा हूं, तभी आप भी मेरे साथ लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका माइंड फोकस ना हट जाए। ठीक है ना? तो मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, प्लस ये जो भी मैं लिख रहा हूं वो सब चीजें बाय डिफॉल्ट मैं अपलोड करने ही वाला हूं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। सो आई होप वो टेंशन क्लियर है। अब भैया क्लियर करने हैं 6 नहीं, 7 नहीं, 8 सब्जेक्ट। आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े लोग, हाँ भाई, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे नहीं। इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करके इंस्टीट्यूट है ना आपको एक हाफ डिग्री भी देती है, इसको कहते हैं ATC, अकाउंटिंग टेक्नीशियन सर्टिफिकेट। सो आप हाफ सीए बन जाओगे। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो इंटरमीडिएट लेवल, 8 सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग डन। ये 8 सब्जेक्ट्स में क्या क्या है अब मैं आपको बताता हूं। तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ने इन 8 सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक पार्ट होता है ग्रुप 1 और दूसरा पार्ट होता है ग्रुप 2। एक पार्ट होता है ग्रुप 1, दूसरा पार्ट होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है,
और ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट हैं। कैसे इन 4 सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, वो अब मैं आप लोग को बताऊंगा। बिकॉज मेरी आप सबसे बात हुई है एंड आप सब ने कहा है कि सर हमारा इंटरमीडिएट की जर्नी का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर इंटरमीडिएट की जर्नी का ये फर्स्ट लेक्चर है, देन इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये सब जानने का मन करेगा, राइट। चल सो ग्रुप 1, क्या आप लोग मुझे बता सकते? अच्छा, एक चीज मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं भाई, जितना हो सकेगा ना प्लीज टू वे कम्युनिकेशन रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं यहां पे बस अपना गला फाड़ रहा हूं, बताए जा रहा हूं आपको, आप लोग ऐसे सुन रहे हो और हो गया। नहीं, इट इज गोइंग टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग की तरफ से इमीडिएटली मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए थ्रू चैट्स, थ्रू विच वे पॉसिबल। जितना आप रिस्पॉन्स करोगे ना, उतना आप भी कनेक्ट करोगे इस सब्जेक्ट के साथ एंड उतना आपको भी मजा आएगा ये सब्जेक्ट को सॉल्व करने में, है कि नहीं। सो चलो आप मुझे बता दे जाओ, आप लोग को क्या क्या पता है इस ग्रुप 1 के बारे में, ग्रुप 2 के बारे में, एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अकॉर्डिंगली। क्या बोलते हो? चलो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में आप लोग को क्या क्या पता है बताओ। तो मेरे पास जो जवाब आए हैं उसके हिसाब से सब लोग ने थोड़ा 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 बोला है। पेपर 2 कॉस्टिंग बोला है किसी ने, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो ग्रुप 1 में क्या क्या चैप्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर्स नहीं, सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स। 100 मार्क्स, जी हाँ। तो ये यहां पे जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं सबके सब 100 मार्क्स। सो पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स। दूसरा सब्जेक्ट है लॉ। तीसरा सब्जेक्ट है आपका और मेरा फेवरेट कॉस्टिंग। एंड फोर्थ सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बाद में आ जाता है आपका ग्रुप 2। ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंट। जी हाँ, सो इसी का मिलता जुलता है भाई, है थोड़ा एक्स्ट्रा कनेक्शन वाला है। फिर बाद में एडवांस अकाउंट्स के बाद आता है आपका ऑडिटिंग। ऑडिट के बाद आता है एफएम इको और इसके बाद आता है EISSM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, सो ये 8 सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ सीए इंटरमीडिएट क्लियर स्टूडेंट। अब कैसे होंगे ये वाले एग्जाम्स क्लियर, तो ये समझना पड़ेगा अपने को। तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है जो आईसीएआई ने दिया है, वो क्लियर करने के बाद ही आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर पाओगे। तो क्या क्राइटेरिया है? पहला एकदम सिंपल क्राइटेरिया है, इंस्टीट्यूट बोलता है भाई हमारे को ज्यादा तामझाम चाहिए ही नहीं। पहला उनका क्राइटेरिया है स्कोर मिनिमम, पहला क्राइटेरिया है स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब कुछ भी हो जाए 40 मार्क तो हर सब्जेक्ट में आना ही चाहिए, दुनिया भले ही ऊपर नीचे हो जाए। सो स्कोर मिनिमम 40 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ भी हो जाए अपने को 4 मार्क्स 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। दूसरा इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है दैट एवरेज ऑफ एवरी ग्रुप शुड बी 200 मार्क्स। एवरेज ऑफ एवरी ग्रुप और इन टोटैलिटी should be 50, शुड बी 50। समझे क्या? क्या समझे कि भाई एवरेज कितना होना चाहिए? 50 का। मिनिमम आप कितना स्कोर करने वाले हो? 40 मार्क्स। ये दोनों क्राइटेरिया आपके सेट हो गए ना, देन इन दैट केस बॉस ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि आपको समझ में आया ये मैंने क्या लिखा है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, तो मैं आपको टेस्ट करूंगा, ऐसे ही नहीं चढ़ूंगा आपको। पहले मुझे बताओ, क्योंकि देखो सबसे पहले ये तो पता हो अपने को कि कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, कितना मिनिमम मार्क्स लाना है, कितना एग्रीगेट होना चाहिए। तो लोग कोई पूछे तो पता होना चाहिए ना अपने को यार, और आपका तो फर्स्ट लेक्चर है, सो आपको तो इस चीज का स्पेशल जानकारी देना था मेरे को। सो ये चीज आपको समझ में आ गई है अगर, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे जवाब देना है कि ये
अब बंदा क्लियर हुआ है कि नहीं? और देखो जवाब देते रहो, जैसा मैंने तुम लोगों को कहा है, जितना अपन कम्युनिकेट करेंगे उतना आप भी एक्टिव रहोगे, उतना मुझे भी आपके साथ कम्युनिकेट करने में मजा आएगा। क्या बोलता है पब्लिक? और आगे तो देखो जैसे 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 अपन लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बोलते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे, तो जितना कम्युनिकेट करोगे, जितना डाउट्स पूछोगे ना, उतना मजा आएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलो, किशन कुमार बोल रहा है ग्रुप का नहीं सर, सब्जेक्ट का 50। नहीं नहीं, सब्जेक्ट पे 50 ही चाहिए और एवरेज ग्रुप का 50 चाहिए। मैं अब क्लैरिफाई कर देता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। अब पहला लेते हैं अपन लोग केस वन। से फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने एग्जाम दिया, आपने समझो ग्रुप वन का एग्जाम दिया, ठीक है। आपको अकाउंट्स में आए से 45, आपको लॉ में आए से 55, आपको से कॉस्टिंग में आए से 60 एंड आपको टैक्सेशन में आए 55। आप मुझे टोटल बताएंगे और आप मुझे बताएंगे कि क्या ये बच्चा जिसका नाम है मिस्टर ए, क्या ये मिस्टर ए ने ग्रुप वन का एग्जाम पास किया है या नहीं। 45 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 55, तो अपन तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। भाई टोटल आ रहा है इस भाई साहब का 215 मार्क। अब अपने को सर ने दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन है सर मिनिमम 40 मार्क्स तो आना ही चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स में। क्या 40 मार्क आया है ऑल सब्जेक्ट में? यस सर। क्या 40 मार्क आया ऑल सब्जेक्ट में? यस सर। दूसरा कंडीशन अपने को सर ने दिया है कि सर एवरेज ऑफ एवरी ग्रुप, तो अभी फिलहाल अपन लोग खाली एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, शुड बी 50। एवरेज का मतलब क्या होता है कि भाई देखो 50 मार्क्स का एवरेज, टोटल कितने सब्जेक्ट है सर? 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट का 50 मार्क के एवरेज के हिसाब से कैन आई से 200 मार्क्स हो जाता है। किशन कुमार बताइए ये वाला बंदा पास है या फेल? जी हाँ, अगर आपका ऐसा आया है तो आपको आएगा ग्रुप वन में लिखा हुआ पास, बिकॉज 40 भी आ गया है और एवरेज 50 भी बन गया है। गॉट इट? यस सर, समझ में आ गया। मिस्टर ए ने ही समझो ग्रुप टू भी दिया, मिस्टर ए ने ही समझो ग्रुप टू भी दे दिया। अब उसके ग्रुप टू के मार्क्स सुनो। अकाउंट्स 40, लॉ 40, अरे अकाउंट्स नहीं सर, एडवांस अकाउंट्स है सर, ग्रुप टू में आ गए अपन। जरा चाय लेके आना मेरे लिए यार, नींद आ गई मुझे लगता है। एडवांस अकाउंट्स 40 से, ऑडिट भी 40 से, एफ एम इको 75 एंड से फॉर एग्जांपल ई आई एस एस एम 45। आप मुझे बताओ ग्रुप टू में पास है या फेल? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बहुत टेंशन में है मेरा ये फ्रेंड मिस्टर ए, बहुत टेंशन में। ये पास है या फेल है? पास है या फेल है? सर इसका टोटल होता है 200, ये भी पास है। हर्ष, क्योंकि इसका एवरेज 200 मार्क्स आ चुका है और इसको इंडिविजुअली भी 40 40 40 सब में आ चुके हैं। क्या हमारे को ये बात समझ में आई है पब्लिक? यस सर। तो आपको समझ में आ गया कि कब आप एग्जामिनेशन को पास करते हो। क्लियर हो गया। मैं और एक केस लेता हूं। चलो, अब मैं भी बोल रहा हूं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे जो भी लिखा है वो आपके साथ पीडीएफ पे शेयर हो गई। प्लस आज फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग बहुत ज्यादा लिखो, या आज सच कुछ ऐसा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं कि बहुत ज्यादा मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत है। सो डोंट वरी, जस्ट यहाँ पे मजे लो। स्टार्टिंग के जो 5-6 लेक्चर्स होते हैं, यू जस्ट हैव टू एंजॉय द लेक्चर्स, वो सब्जेक्ट का फील लेना है, कम्युनिकेट करना है प्रोफेसर के साथ, एक कंफर्ट जोन में आ जाना है, एंड देन फिर बाद में अपन अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके, चल। सो अब मिस्टर बी के पास आ जाते हैं। तो मिस्टर ए ने तो हम आपका एग्जाम्स क्लियर कर दिया है, दोनों ग्रुप उसने क्लियर कर दिया है, हम बहुत बहुत खुश हैं उसके लिए। अब आते हैं मिस्टर बी के पास। अब आते हैं मिस्टर बी के पास। अब मिस्टर बी के केस में ना थोड़ी कहानी इधर उधर हो रही है। प्लीज मुझे बताना, इसने ग्रुप वन और ग्रुप टू का एग्जाम दिया है एंड इसको अकाउंट्स में, सॉरी यहां पे अपन लिख देते हैं लॉ, फिर आ जाता है अपना कॉस्टिंग और इसका आ जाता है टैक्स। अकाउंट्स में है इसको 80 मार्क्स, लॉ में है इसको 75, कॉस्टिंग में है इसको 95, टैक्स में है इसको 35। आप मुझे बताइए ये ग्रुप वन में पास है या फेल?
ऐसे तो मेरे रिएक्शन से आपको समझ गया होगा, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हैं ये पास है। इसके रिपोर्ट कार्ड पे क्या लिखा हुआ आएगा? पास लिखा हुआ आएगा या फेल लिखा हुआ आएगा? 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 35, भाई साहब के टोटल है 285। बट 200 चाहिए आपको तो पास होने के लिए, 200 चाहिए इसको तो खाली टू, इसको तो सॉरी 200 चाहिए पास होने के लिए, इसको तो 285 मिला है, फिर भी आप फेल बोल रहे हो। एफा क्यों? एफा इसके लिए बिकॉज इसको टैक्स में जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40 का, वो इसको नहीं मिला है, एंड यू विल बी कॉल्ड एज फेल। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है? ये अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई सब सब्जेक्ट को थोड़ा इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। माना कॉस्टिंग में आप लाओगे मैक्सिमम मार्क्स, मुझे पता है, बट फिर भी बाकी सब सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। समझो मैं अब ग्रुप टू पे आता हूं, समझो मैं ग्रुप टू पे आता हूं, अब मुझे बताना ग्रुप टू में जो उसके मार्क्स है उस हिसाब से ग्रुप टू में वो पास है या नहीं है। सपोज उसने एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम दिया, ऑडिट का एग्जाम दिया, एफएम इको का एग्जाम दिया, और उसने यहाँ पे से ई आई एस एस एम का एग्जाम दिया। अब आपको बताना है, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप टू में उसके मार्क्स कितने हैं, और उस हिसाब से आपको बताना है कि वेदर ही इज पास और फेल। उसको मिले हैं 40 60, उसको मिले 40 60। बताओ ये पास है या फेल है? यस तनीषा, तनीषा ने आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है दैट वो 100 मार्क्स लाने वाली है कॉस्टिंग में। बताओ मुझे पास है या फेल है? अभी देखो ये देख के लग रहा है पास है, 100% बिल्कुल सही, ये पास है। बट अगर यहां पे एक मार्क भी मैं ऊंच नीच कर दूं, उसको 39 कर दूं, देन ये 199 एंड ये फेल लिखा हुआ आएगा। एंड आप जानते नहीं हो इंस्टीट्यूट को, मैं रग रग से जानता हूं, 15 साल से इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हूं, मैं जानता हूं उनको। उनको ये 199 में 39 मार्क्स लाके फेल करने में ना बहुत मजा आता है, बता रहा हूं मैं आपको। तो ऑब्वियसली अपन तो वो कैटेगरी के हैं नहीं, अपन तो 60 प्लस वाले कैटेगरी के हैं, बट आपको जस्ट एक आइडिया दिया। क्या आपको समझ में आया मिस्टर बी के सिनारियो? यस, मिस्टर बी भी पास नहीं हो पाया। अब चलते हैं मिस्टर सी के पास, जो मेरा लास्ट केस है, और आई एम श्योर वो अगर आपको समझ गया, देन इन दैट केस आपको पूरा समझ जाएगा दैट कैसे चीजें चल रही है। चलो, एक है ग्रुप वन, दूसरा है ग्रुप टू। ये भाई साहब ने एग्जाम दिया हमारा, और इसको आए हैं अकाउंट्स में 40, इसको आए हैं लॉ में 40, इसको आए हैं टैक्स में 40, इसको आए हैं एडवांस अकाउंट्स में 40, इसको आए हैं, यस अनिकेश एक सेकंड उस पर भी आता हूं मैं, ऑडिट में 40, इसको आए हैं एफएमई को में 40, इसको आए हैं EISSM में भी 40। क्या इसका कोई भी पास होने का चांस है क्या? आप मुझे बताओ, क्या मिस्टर सी पास हो सकता है क्या? जी हाँ, सबने जवाब दिया है एकदम करेक्ट, यस सर। कॉस्टिंग में ये भाई साहब लेकर आएंगे 100 मार्क्स, और अगर इसको कॉस्टिंग में 100 आ जाते हैं, देन इन दैट केस आपका हो जाता है यहां पे 40 × 3 120 प्लस 100 220 प्लस 160 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 380। तो अपन इसको बोलेंगे यार तू ग्रुप वन में तो पास हो गया, बट ग्रुप टू में फेल हो गया। ओह माय गॉड। तो देखो मैं आपको सब अलग 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 सिनेरियोस देते जा रहा हूं। मिस्टर ए पास पास, मिस्टर बी फेल फेल, यहां पे मिस्टर सी पास फेल। ऐसा भी हो सकता है आप एक ग्रुप में पास हो जाओ, बट आप दूसरे ग्रुप में पास ना हो पाओ। तो आपको खाली अब मिस्टर सी का अगर मैं सिनारियो का बात करूं, तो इसको खाली ग्रुप टू का पूरा एग्जाम वापस से देना पड़ेगा। इधर तक सब लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया? अब लास्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यहां पे अपन लेंगे मिस्टर डी का एग्जांपल। अच्छा, ये केस में समझो मिस्टर सी है, ये केस में क्या उसको ग्रुप वन देना पड़ेगा क्या? नहीं, ग्रुप वन उसको देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रुप वन उसका पास हो गया है।
तो ऐसा हो सकता है कि सर ग्रुप वन पास हो गए और फिर ग्रुप टू कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ लोग तो खाली ग्रुप वन या खाली ग्रुप टू देते हैं, बट मेरा सजेशन हमेशा ये होता है दोनों ग्रुप दो ना यार, है कि नहीं। वैसे चलो अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं मिस्टर डी का। मिस्टर डी ने भी जम के पढ़ाई की, अकाउंट्स का एग्जाम दिया, लॉ का एग्जाम दिया, कॉस्ट का एग्जाम दिया, टैक्स का एग्जाम दिया, ठीक है। और इसको भी इसके जैसे ही पास के मार्क्स है 40 40 40 और 100। क्या ये ग्रुप वन में पास है क्या? द आंसर इज यस। बट इस भाई साहब को ग्रुप टू में, इस भाई साहब को ग्रुप टू में, ध्यान से सुनना भी और आप लोग को ही जवाब देना है, एडवांस अकाउंट, सब सब मैं सिनेरियो क्लियर करूंगा। अभी मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कुछ सिनेरियोस पूछ रहे हैं चैट पे, डोंट वरी, मैं सारे सिनेरियो क्लियर करूंगा। उसके बाद भी आपको कोई सिनेरियो लग रहा है बाकी रह गया, आपको डाउट पूछना है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स हो गया, भाई साहब का ऑडिट हो गया, भाई साहब का एफएमई को, और भाई साहब का सिलो ले लो EIS SM हो गया। इसमें इसको आए 45 45 45 और से आए 45, इसको आया टोटल 180। अब आपको बताना है मिस्टर डी ग्रुप वन में पास है, ग्रुप टू में फेल है, या दोनों ग्रुप में पास है, दोनों ग्रुप में फेल है, क्या हुआ है मिस्टर डी का सिनारियो, आप मुझे बताएंगे। और इस सिनारियो को क्या कहते हैं, और इस सिनारियो की वजह से कहा जाता है कि बॉस प्लीज दोनों ग्रुप का एग्जाम साथ में दिया करो, बेहतर होगा। आप मुझे बताइए बोथ ग्रुप पास बोथ ग्रुप फेल या क्या है, और इस सिनारियो को नाम क्या दिया गया है। सब ने जवाब दिया है, भूमिका, मुस्कान, तनीषा, किशन, निभा, करेक्ट, सब लोग ने सही जवाब दिया है दैट सर ये बंदा दोनों ग्रुप पास है, क्योंकि इसका टोटल ग्रैंड टोटल 220 प्लस 180 इक्वल टू 400 मार्क्स है। और अगर आपका टोटल 400 हो जाता है विच इज एग्रीगेट 200 प्लस 200 तो 400 का हो गया, 50% का एग्रीगेट। सब में इसको 40 है क्या? हाँ सर इसको सब में 40 है, इसको सब में 40 है। तो क्या ये पास है? यस। एंड इस सिनारियो को बिल्कुल सही जवाब दिया है तनीषा ने। इस सिनारियो को कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब देखो इधर 220 थे, बराबर है ग्रुप वन में, ग्रुप टू में भी आइडियली तो आपको 200 चाहिए ना भाई। अपना फर्स्ट वाले उसमें ही बात हुआ कि बॉस आपको 200 मार्क्स तो चाहिए, बट आपको अगर सेकेंड ग्रुप में समझो 200 मार्क्स नहीं भी आया, बट बिकॉज आपने ग्रुप वन साथ में दिया था और ग्रुप वन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया है, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आप यहां पे सेट ऑफ कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आप यहां पे सेट ऑफ कर सकते हो। अभी क्लियर? बट ये बेनिफिट तब भी पॉसिबल है जब आप दोनों ग्रुप देते हो। समझो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अरे मे 24 में मैंने खाली ग्रुप वन का एग्जाम दिया, मे 24 में मैंने ग्रुप वन का एग्जाम दिया, इसमें मेरे को आए 220। नवंबर 24 में मैंने ग्रुप टू का एग्जाम दिया, इसमें मेरे को आए 180। आप मुझे बताओ क्या, चलो ग्रुप वन वाला ये वाला पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर पास हो गया। क्या ये नवंबर 24 वाला बोल सकता है मेरा ऊपर वाले के साथ सेट ऑफ कर दो और मेरे को पास कर दो? क्या ये ऊपर वाला ऐसा बोल सकता है? डेफिनेटली नॉट सर, ये तो बंदा फेल कहलाएगा, क्योंकि ये सेट ऑफ तब भी पॉसिबल है जब इसने ये एग्जाम साथ में दिया होता। समझ गए आप? सब समझ गए? समझ गए? क्लियर हो गया? तो सब सिनारियोज ऑलमोस्ट अपन लोग ने क्लियर कर लिए हैं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाई करके हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? होएगा। मैं आपको बोलता हूं ऐसे भी सिनारियोज मेरे स्टूडेंट के मैंने देखे हैं, जहां पे मैं आपको बताता हूं क्या था उनका स्कोर। उनका स्कोर था ग्रुप वन में अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एंड यहां पे आ जाता है आपका टैक्सेशन। ध्यान से समझना अभी ये वाला सिनारियो और हुआ है। सो कुछ भी हो जाए दोनों ग्रुप देने का हो जाते हो क्लियर। अब ये लास्ट सिनारियो समझ लो, ऑडिट है एंड देन फिर बाद में है यहाँ पे एफएमई को, और यहाँ पे फिर बाद में लास्ट में है EIS SM, ठीक है। अब ये सिनारियो देखना, एडवांस अकाउंट्स 40, ऑडिट 50, एफएमई को
50, EISM 40, टैक्स 40, लॉ 40, ऑडिट 40। अभी इसका टोटल कितना हो रहा है? अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो आ रहा है 180। इसका टोटल अब तक कितना हो रहा है? 120 प्लस खाली ये एक कॉस्ट में आप पूरा का पूरा गेम बदल सकते हो अगर आप इसमें 100 मार्क्स ले आओ तो। सर क्या 100 मार्क्स आता है क्या कॉस्टिंग में? एंड माय आंसर इज यस। May 22, अरिन रांका अपना स्टूडेंट हैज डन दैट। जी हां, ये रहा आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ये रिजल्ट, जहां पे आप देख सकते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स। अरिन को मैंने बोला था भाई बोनो ग्रुप दे दे, बट फॉर सम रीजंस कुछ उसके पर्सनल इश्यूज के कारण वो दोनों ग्रुप नहीं दे पाया था। बट जस्ट इमेजिन करो अगर अरिन ने दोनों ग्रुप दिए थे तो बाकी सब में देखो, बाकी सब में उसको 50s में ही मार्क्स है, 60s या जस्ट अबाउ 60s। बट एक सब्जेक्ट ने उसका पूरा गेम बदल दिया, एंड दैट इज आर सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, समझ गए आप? सो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा गेम चेंजर है और आपके सामने ये रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं अपने स्टूडेंट का। तो अगर ये कर पाया है यही लेक्चर सुन के, यही बुक्स पढ़ के जो मैं आपको बताने वाला हूं, देन इन दैट केस डेफिनेटली आप भी कर सकते हो कि नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था प्लीज उधर मुझे लिख के चाहिए दैट आई विल स्कोर 100 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। आपको पता है मैंने जब ये एग्जाम के लिए जो अरिन वाला जो पेपर है उसमें जब मैंने ये सेशन लिया था ना, फर्स्ट सेशन, तो मेरे पास अभी भी वो लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैंने बोला है कि सुनो कुछ भी हो जाए अपने को है ना 90 मार्क्स के ऊपर लेकर आना है, क्योंकि तभी तक बेंचमार्क 90 मार्क्स था, बट अब अपना बेंचमार्क 100 हो गया है। यस करेक्ट अनिकेश, यस आसना, अब 100 पार ही लाके दिखाएंगे। एंड देखो ना, अब अगर अरिन ने दोनों ग्रुप दिया होता तो उसको बाकी चारों सब्जेक्ट में 40-40 भी आता ना, 160 भी आता ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, 284 प्लस 160 उसका काम हो जाता। ही वुड हैव क्लियर इट इजीली। समझ में आ रहे हो? बस अब अपने को यहां पे इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या होगा। हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि किसी को एक सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट लेवल पे कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आया था। मैंने इनके साथ एक मेरा इंटरव्यू भी डाला है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखो पिन करके मिलेगा, वो इंटरव्यू भी देखना आप, कैसे उसने और उसके फ्रेंड ने मेहनत करके एग्जाम दिया एंड दे सिक्योर्ड सो गुड मार्क्स। जी हाँ, अब विश्वास नहीं करेंगे, राघव न्याती जिसको 93 आउट ऑफ 100 आया है, और अरिन दोनों साथ में पढ़ते थे, भिलवाड़ा के बच्चे हैं राजस्थान से, दोनों साथ में पढ़ते थे, एंड ही हैज सिक्योर्ड 93 मार्क्स। राघव वो भी कम नहीं है, आपको पता है, अरिन रांका 100 आउट ऑफ 100। वाह। जब अपने आगे इतने अच्छे रिजल्ट्स है, देन इन दैट केस अपने को अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं सर के साथ कब एक इंटरव्यू के लिए बैठूं, और जी हां मैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा, आपको ये मार्क्स स्कोर करके दिखाना है और आ सकता है। जी हां, यही लेक्चर्स देखे उसने भी जो अब आप बैठने वाले हो, यही बुक से पढ़ा है जो आप पढ़ने वाले हो। आर वी रेडी फॉर इट? यस 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 सर। चलो इसी के साथ अब अपने को ये चीज तो क्लियर हो गई है कि कब कब क्या होता है। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं जो मेरे को यहां पे अब समझो यहां पे ये मिस्टर बी के केस में ग्रुप 1 में ये फेल हो गया मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई ग्रुप 1 में फेल हो गया, बट बिकॉज उसको अकाउंट्स में, लॉ में, कॉस्टिंग में 60 के ऊपर मार्क्स मिला है, ही विल गेट एग्जेम्पशन इन दीज 3 सब्जेक्ट्स। सो अगर आपको इंडिविजुअल ग्रुप में फेल भी हो जाते हो, बट अगर आपको इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स के ऊपर मिलता है, देन इन दैट केस वी विल टेल यू दैट यू आर एग्जेप्टेड, मतलब आपको बहुत अच्छे मार्क्स है। एग्जेप्ट होना मतलब बाहर निकल जाना, आप इन 3 सब्जेक्ट्स बाहर निकल चुके हो, आपको अगली बार खाली एक ही सब्जेक्ट का
एग्जाम देना है, एंड दैट इज टैक्सेशन। सो इसको क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। तो आपने दो वर्ड सीखे आज, क्या? सेट ऑफ, दूसरा अच्छा, मैं यहां पे देख रहा हूं भाई सब लोग ने नहीं लिखा है कि सर हमको भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। तो बाकी लोगों को 100 नहीं चाहिए क्या भाई? कि भाई तनीषा, नीभा, मुस्कान, भूमिका और भी जितने भी लोग बैठे हैं, भाई तुम्हारे को नहीं चाहिए क्या 100? तो फिर टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जितना आप लिखोगे, सोचोगे, उतना आपका माइंड आपको उस चीज के लिए मेहनत करवाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। चलो, सो इसको कहते हैं एग्जेम्पशन। सो अगर आपको 60 प्लस आया तो एग्जेम्पशन रहेगा, बट ये एग्जेम्पशन आने वाले 3 अटेम्प्ट तक ही रहेगा। सो आपने जो भी अटेम्प्ट में आपको एग्जेम्पशन 60 आ गया है, अटेम्प्ट 1, उसके बाद वाला अटेम्प्ट, उसके बाद वाला अटेम्प्ट, उसके बाद वाला अटेम्प्ट, वो 3 अटेम्प्ट तक चलेगा। एंड आपका जो मार्क्स है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। सर क्या बोल रहे हो आप, समझाएं, मैं आपको बता। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रुप 1 में से अकाउंट्स में 63 है, लॉ में आपको से 45 है, से कॉस्टिंग में आपको से 65 है, एंड से टैक्स में आपको 30 मार्क्स आए। तो ऑब्वियसली टैक्स में एक में 30 है, तो आपका ये ग्रुप तो फेल हो गया। बट आपको 2 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन है। कौन से 2 सब्जेक्ट में? अकाउंट्स में, तो इंस्टीट्यूट उधर लिख के देती है एग्जेम्पशन, इंस्टीट्यूट उधर लिख के देती है एग्जेम्पशन। कितने अटेम्प्ट तक चलता है ये? 3 अटेम्प्ट तक एग्जेम्पशन चलता है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए होता है? 200। पर 200 में से आपके 2 सब्जेक्ट तो एग्जाम्प्ट हो गए, तो वो 2 सब्जेक्ट जो एग्जाम्प्ट हो गए उसमें आपको कितना मार्क्स आया है? सर 126 मार्क्स आया है। तो वो 200 माइनस 126, अब बाकी के जो 2 बचे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको खाली 74 मार्क्स लेकर आना है। समझे? या चलो अगर मैं इसको ले लेता हूं से 43, समझो मैं इसको लेता हूं 43, ठीक है। और अब ये सिनारियो है, ठीक है, ये 43 है, ऑब्वियसली ये भी फेल ही हो गया। अभी ये भी हमारा भाई फेल ही हो गया है, 43 आया तो भी। तो अब इसका क्या टोटल है? 43 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 30, 183। तो ऑब्वियसली फेल है। बट नेक्स्ट टाइम जब ये मेरा भाई एग्जाम देगा, तो 200 में से इसको जो 65 है उतना पूरा माइनस करने को मिलेगा। मतलब आपको नेक्स्ट टाइम 135 ही लाना है। बट ऑब्वियसली 40 मिनिमम अपने को चाहिए हर सब्जेक्ट में, मिनिमम 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट, तो कुछ भी हो जाए लाना ही है। बट एग्रीगेट जो आपको 200 चाहिए होता है, या 3 सब्जेक्ट में आइडियली 50 के हिसाब से एग्रीगेट 150 आएगा, 50 50 50, एग्रीगेट तो 150 आएगा। बट वो आपको नहीं भी आया तो भी आप यहां पे 135 भी लाओगे, तो फिर भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप एग्जाम दोगे तो आप पास कहलाओगे, बिकॉज आपके पास कॉस्ट का 65 का एग्जामेशन है ही। बाकी तीनों में आपको जो आया है उसमें टोटल 135 आ गया। यू विल बी कॉल्ड एज पास इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। क्या अब मैं आप लोग को पूछूं अगर कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया, कब आप इंटरमीडिएट पास होने वाले हो, सब सिनारियो समझ में आ गए, तो आपका जवाब यस है क्या? प्लीज मुझे बताइए। एंड अगर यस है, देन इन दैट केस अब आप मुझे बताओ, आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो, बोथ ग्रुप देने वाले हो, क्या प्लान है आपका? दोनों ग्रुप देंगे सर, और दोनों ग्रुप आप क्लियर करोगे? यस सर, पूरी जी जान लगा के क्लियर करेंगे, राइट? चलो शाबाश। सो ये जितने भी सिनारियोज पॉसिबल थे वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड वहां से आप ले लोगे। हाँ, जहां पे भाई मेरा जब कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक चालू होगा वहां पे सब चीजें जो लिखवानी है वो मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। यस, ऑल इंडिया रैंक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच तनीषा। अनिकेश कुमार बोल रहे हैं, सर अभी तक मेरा सिंगल ग्रुप का प्लान था, बट ये सुन के मैं डेफिनेटली बोथ ग्रुप जाऊंगा। ये हुई ना बात अनिकेश, शाबाश। एंड होगा, मैंने भी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, दोनों ग्रुप साथ में दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, है ना। चल, सो अब क्या तरीका था, कैसे मैंने पढ़ाई की थी, कैसे अपना एग्जाम क्लियर किया था, वो सब डिस्कशन अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो पहला मेरा पॉइंट डिस्कस करना था कि आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम कैसे पास करना है, वो क्लियर हो गया अपने को। सर सिंगल ग्रुप देंगे या बोथ ग्रुप्स, वो क्लियर हो गया कि सर डेफिनेटली 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 अपन बोथ ग्रुप्स ही देंगे, करेक्ट। तो अब अपन आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर,
एंड दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, क्या इंपॉर्टेंस है ये सब्जेक्ट का, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस सब्जेक्ट में, वो अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आर यू रेडी एवरीवन? यस सर। सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बता दूं कि एक ये भी अलग अलग दौर से गुजरा है। मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था ना, तब सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली था कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तब हमारे टाइम पे 50 मार्क्स का आता था कॉस्ट खाली, और 150 मार्क्स का आता था एफएम। तो ठीक है, इतना कोई बहुत ज्यादा वट नहीं था कॉस्टिंग, 50 मार्क है, और वही 50 मार्क के लिए 14-15 चैप्टर पढ़ के जाओ, इसमें से 3-4 ऑप्शन ऑप्शन में छोड़ दो, चल जाता था। बट फिर आया आईपीसीसी, और फिर आया सीए इंटरमीडिएट, और सीए इंटरमीडिएट ने इसका काया पलट कर दिया और बोल दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुम तो बड़े ही इंपॉर्टेंट हो यार। एंड देन फिर बोला गया कि कॉस्टिंग को, प्यार से अपन इसको कॉस्टिंग बोलेंगे, कॉस्टिंग को हम 100 मार्क्स का दर्जा देना चाहते हैं। देखो, उनको लगा कि यार अकाउंट्स अकाउंट्स भी है, एडवांस अकाउंट्स भी है, तो अकाउंट्स 200 मार्क ले रहा है, और कॉस्टिंग जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको खाली अपन 50 मार्क दे रहे हैं। तो काफी बाद में इंस्टीट्यूट को रियलाइज हुआ और फिर उन्होंने इसको 100 मार्क्स के लेवल पे लेकर आ गया। जी हाँ, सो दैट्स वेयर दिस सब्जेक्ट हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट। टोटल इस सब्जेक्ट में 100 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। थोड़ा थ्योरी भी होता है, बट वो थ्योरी को भी सिस्टमैटिकली पढ़ा और लिखा, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल को बराबर से सॉल्व किया, देन इन दैट केस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। बट उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, कैसे अपन लोग पढ़ने वाले हैं, कहां से पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज का डिस्कशन अब मैं आप लोग के साथ करने वाला हूं। सो पहले जैसा मैंने आपको बताया कि PE2 जो मैंने एग्जाम दिया था, तब कॉस्टिंग हुआ करता था 50 मार्क्स का। फिर बाद में आया आईपीसीसी, तभी भी इतना कोई उसका वेटेज नहीं था, तभी भी 50, या फिर बाद में उसको थोड़ा मार्क्स बढ़ाया था। बट अब जब सीए इंटरमीडिएट आया ना, अब इंस्टीट्यूट बोलता है पूरा का पूरा 100 मार्क हम कॉस्टिंग को डेडिकेट करते हैं। सो इसी से अब अपने को पता चल गया कि ये जो सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे 100 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, दिस चैप्टर आईसीएआई के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पे अब बोला गया इसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो भी कंपनी में कॉस्ट से रिलेटेड कोई भी काम होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आता है, तो आपको ये सब्जेक्ट का यूज पड़ेगा। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ पेपर 3 सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बताते जाऊंगा इंस्टीट्यूट की तरफ से एंड एवरीथिंग। सो एक सेकेंड, ये सब चीजें अब अपने को समझनी है। राइट, अब ये पेपर आपको कहां पे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। सो कोई भी इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो कहां पे होता है, दैट इज स्टोर्ड एट, आप लोग ने अगर फाउंडेशन के बाद आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा, डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो शायद आपको ना पता हो। सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड एट ICAI.org, और ये ICAI.org में बोर्ड ऑफ स्टडीज करके है। अब मैं आपको बताता हूं कहां पे क्या चीज रहती है। हो सकता है आपको ये पता हो, बट फिर भी फर्स्ट लेक्चर है, जितना बेसिक से समझेंगे उतना अपने लिए अच्छा है। तो अपन यहां पे जा सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ICAI.org। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहां पे वो ओपन होगा। लेट मी चेक मेरा नेट चालू है क्या इस पे। यस, सो अब ये देखिए, ये है अपना माई बाप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहां पे मैं जाऊंगा BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऊपर, यहां पे क्लिक करेंगे अपन। ठीक है, यहां से आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल। तो ये देखो, आपने स्टडी मटेरियल पे क्लिक किया, स्टडी मटेरियल पे आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे। इंटरमीडिएट में आपको थर्ड पेपर 3 देखो, पेपर 3 देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिख रहा है, यहां पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा।
इसमें कैसे इंस्टीट्यूट ने इसको डिवाइड किया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको आपकी इंस्टीट्यूट की साइट पे आपको कैसे जाना होता है। ये अब मैं आपके सामने ओपन करके दिखाता हूं। ये रहा, ये है देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने है ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जिसको कहते हैं मॉड्यूल 1 कंसिस्टिंग ऑफ 7 चैप्टर्स, एंड दूसरा है मॉड्यूल 2 कंसिस्टिंग ऑफ 8 चैप्टर्स। आपको कुछ नहीं लिखना है प्लीज, हाथ जोड़ के विनंती है, डोंट राइट एनीथिंग। ये चीज अपलोड होगी और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो बहुत जनरल चीजें हैं, तो उसके लिए एज सच आपको कुछ अलग से बोलते हैं ना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो प्लीज हैव पेशेंस। सो ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आईसीएआई की नजरिए से देखो, हर चीज को याद रखना, इंस्टीट्यूट जिसका है ना उसके नजरिए से अपन पढ़ेंगे तो ही मैक्सिमम मार्क्स आएगा। तो आईसीए के नजरिए से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इसका मॉड्यूल 1 जो आपको देखना, आप लोग भी रजिस्टर करोगे ना तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स आएंगी। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो मॉड्यूल आएंगे, तो आप लोग जब ये दो मॉड्यूल देखोगे तो आपको समझ जाएगा। इस मॉड्यूल 1 में है 7 चैप्टर्स और इस मॉड्यूल 2 में है 8 चैप्टर्स। किसमें क्या चैप्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गया। सो टोटल मिला के अपने को कितना चैप्टर्स पढ़ना है, 15 चैप्टर्स। जब मैंने अपना P2 इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था तभी भी 15 चैप्टर होते थे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, 15 चैप्टर 50 मार्क के लिए बहुत ना इंसाफी है। और हम एक्चुअली 2-3 चैप्टर है ना ऑप्शन में छोड़ देते थे। हमको लगता था यार क्या अभी पढ़ने का, सब 50 मार्क के लिए इतना सारा कौन पढ़ेगा। एक्चुअली वो एटीट्यूड था और इंस्टीट्यूट को ये रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने इस सब्जेक्ट को 100 मार्क्स किया है। और अगर आप मेरे साथ चाहते हो कि आपको भी 100 आउट ऑफ 100 आए, देन इन दैट केस ये हर एक चैप्टर को इन डेप्थ विद डिटेल पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट कहां से पढ़ाता है आपको, तो मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूट का होता है एक आईसीएआई का खुद का मॉड्यूल। क्या होता है, एक मॉड्यूल जहां पे मेन जो सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस और वो सब चीजें दी हुई है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूट का आरटीपी जिसको कहते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। तीसरा होता है इंस्टीट्यूट का समथिंग कॉल्ड एज एमटीपी। एमटीपी का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर। रिवीजन टेस्ट पेपर्स में कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस डाल देते हैं इंस्टीट्यूट, एमटीपी में मॉक टेस्ट पेपर में कुछ मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हो गए। फिर बाद में आता है यहां पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एंड एट द सेम टाइम ओल्ड सिलेबस में, मतलब इसके पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट के पहले जो आईपीसीसी हुआ करता था उसमें इंस्टीट्यूट का हुआ करता था समथिंग कॉल्ड एज प्रैक्टिस मैनुअल। तो आपका जो पेपर है ना, मैं आपको बता देता हूं अभी से, लिख के दे सकता हूं मैं आपको, लिख के दे सकता हूं मैं आपको, आपका जो पेपर है ना वो इन्हीं सब में से आने वाला है। या तो आपके मॉड्यूल में से वो क्वेश्चन होगा, या आरटीपी का क्वेश्चन होगा, या एमटीपी का क्वेश्चन होगा, या पास ईयर का कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, या प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। तो आपको कॉस्टिंग के लिए ये 5 चीजें पढ़नी है। एंड एक जगह जब जमा हो तीनों, नहीं, एक जगह जब जमा हो पांचों, मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस मैनुअल, ये पांचों को कंबाइन करके मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट ये 5 में से ही थियोरी क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इन पांचों को कंबाइन करके, ध्यान से समझना, इन पांचों को कंबाइन करके मैंने बुक बनाया है जो आप लोग को मिलने वाला है, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज। जी हां, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज। तो ये पांचों को कंबाइन करके जो बुक बनता है, 5 तत्व से बन के मिलके बनता है सीएमए, नहीं, 5 तत्व से बन के, सॉरी, 5 तत्व से मिलके बनता है ऑप्टिमाइज्ड बुक जो आपको मिलेगी। ये ऑप्टिमाइज्ड बुक आपके लिए है गीता, बाइबल, कुरान। जी हां, गीता, बाइबल, कुरान जब बोलते हैं ना, इसका मतलब पूरी दुनिया का समावेश है इस गीता, बाइबल, कुरान में। वैसे ही पूरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का समावेश है इस ऑप्टिमाइज बुक में। इसमें मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल, सब के सब कवर्ड है, इंक्लूडिंग थ्योरी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल, इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग।
जी हाँ। तो जब मेरे को आप एक बात बताओ कि आपको अलग अलग बुक्स पढ़ना पसंद होगा या एक ही बुक में सब चीज आ जाए वो बेटर रहेगा आपके लिए? बताओ बताओ, आप ही बताओ मुझे कि आप मॉड्यूल से फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर 3 है तो चैप्टर 3 का पहले आप मॉड्यूल पढ़ोगे, फिर उसका आरटीपी करोगे, फिर उसका एमटीपी करोगे, फिर उसका पास्ट पेपर करोगे, या एक ही बुक में से सब चीज एक ही जगह पे मिल जाए? सर वही तो चाहिए, आप मुझे बताओ। एग्जैक्टली exactly. आपको एक ही बुक चाहिए और ये एक ही बुक ऑप्टिमाइज मैं ला रहा हूं आपके लिए। तो आप लोग को जो बुक मिलने वाला है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज्ड बुक, जिसके अंदर यस एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। करेक्ट? सो समझ में आ गया? तो एक ही बुक तो क्या होता है, देखो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार है ना इंटरमीडिएट लेवल पे आके आप मेच्योर हो जाते हो, तो मेच्योरिटी में कई बार आप सोचते हो मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, करने की जरूरत ही नहीं है। वन फोकस्ड डायरेक्शन अपना रहेगा स्टार्टिंग से, सर भी यही बुक से पढ़ाएंगे, आपको भी यही बुक पढ़नी है एग्जाम तक, तो टेंशन ही नहीं। वरना कई बार होता है कि अरे ये भी बुक पढ़ना है एग्जाम दिन पे, ये भी करना है, कंफ्यूज हो जाते हो, रिवीजन में भी कंफ्यूजन, चलेगा ही नहीं, अपने को चाहिए ही नहीं वो टेंशन। और एक लेवल आगे गया मैं, और एक लेवल आगे गया मैं, ऑप्टिमाइज तो मैंने प्रोड्यूस की ही, इसी ऑप्टिमाइज्ड का एक समराइज्ड वर्जन भी निकाला जिसको हमने नाम दिया मैजिक बुक। जी हाँ, ये ऑप्टिमाइज जो है ये एक डिटेल्ड वर्जन है जिसमें हर एक चीज एकदम डिटेल में दी हुई है। करेक्ट? और इसी डिटेल्ड वर्जन की बुक को समराइज्ड वे में भी कन्वर्ट किया है जिसको हमने नाम दिया मैजिक बुक, वो भी आपको मिलेगी, वो भी आपको मिलेगी। जी हाँ, यस, ये है आपकी मैजिक बुक। सर मैजिक बुक क्यों नाम दिया है? जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि क्या मैजिक करने वाली है ये बुक। अब इस बुक के कंटेंट से भी अपन लोग गो थ्रू करेंगे, डोंट वरी, बट बेसिकली तो क्या है मैजिक बुक में क्या होने वाला है, समरी। देखो एक बात समझ के लेना, अगर आपको ये लेवल का इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो एक बार तो जब सर कराएंगे पूरा का पूरा, तो सर ऑप्टिमाइज में से पूरा का पूरा करवा देंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर, बराबर है, ठीक है सर। सो ऑप्टिमाइज ने सर ने एक बार करवा दिया, आपने भी क्लास में कर लिया, उसके बाद आप पूरा का पूरा उसको रिवाइज करोगे, तो ये एक आपका हो गया सर के साथ। फिर दूसरा आप खुद करोगे पूरा का पूरा रिवाइज, करेक्ट? तो ये आप पूरा वापस से ऑप्टिमाइज से करोगे ताकि आपको सब चीज क्लियर हो जाए। करेक्ट? फिर बाद में वापस से आप एक बार रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो वापस से एक बार ऑप्टिमाइज के जो मेन मेन चीज है वो कर लोगे, और फिर बाद में एग्जाम के टाइम पे तो मेरे पास खाली 1.5 days है, तब तो इतना टाइम है नहीं कि मैं इतना बड़ा पूरा ऑप्टिमाइज या मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास पेपर सब करके जाऊं। तो इन्हीं का सबका एक समराइज वर्जन मैंने यहां पे प्रोड्यूस कर दिया है जो आपको फोर्थ रिवीजन में काम आएगा एंड आपको एग्जाम टाइम के प्रेपरेशन में काम आएगा, एंड दैट इज योर मैजिक बुक। क्या, कैसा लगा है कि नहीं? सो ये दोनों बुक आपको मिलेगी। पहले डेफिनेटली ऑप्टिमाइज बुक से एकदम मस्त वाला डिटेल पढ़ना है, और एग्जाम टाइम पे इसी का समराइज्ड वर्जन है और ऑप्टिमाइज का ही समराइज्ड वर्जन है, ताकि आपको वो जो लैंग्वेज है वो भी आप इजीली कर पाए। और सोने पे सुहागा, जी हाँ, और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज, ये जो मैजिक बुक है ना, इस मैजिक बुक क्या आपको रिवीजन लेक्चर्स भी मिलेगा मेरे YouTube चैनल के ऊपर। इसका रिवीजन लेक्चर भी आपको मिलेगा मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और क्या चाहिए? समझ रहे हो? तो ये सब मेहनत होती है ना आपकी मेरी सबकी साथ में, तब जाके आता है यार 100 आउट ऑफ 100, ऐसे ही नहीं आता है। यस, बट आई एम श्योर आप लोग एक्साइटेड है ये मेहनत के लिए, मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं। रिवीजन लेक्चर से क्या होता है, फटाफट वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है, फटाफट फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते हैं, दैट्स इट, और क्या चाहिए अपने को? करेक्ट? सो एग्जाम्स में कई बार अपन अभी देखो आप लोग सी इंटर तक पहुंचे हो, मतलब आप लोग ने भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, कई बार अपने को यही टेंशन होता है यार रिवाइज करके नहीं हुआ है, रिवाइज करके नहीं हुआ है। तो अब वो रिवीजन आपको करवाने के लिए मैं आ रहा हूं, और मेरे सब पूरा प्लेलिस्ट रेडी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, डेफिनेटली आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। बट डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको ये सब चीजें बता रहा हूं इसके लिए, सो दैट आपको एक पॉजिटिविटी रहेगी दैट यस यू आर एट द राइट प्लेस। एंड अब 100 से नीचे आपको सोचना ही नहीं है, मतलब 60-70 तो मेरे दायरे में ही नहीं है।
यस, थिंक बिग। सर आईसीएआई मॉड्यूल को कितना इंपॉर्टेंस दे भाई? आईसीएआई मॉड्यूल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आईसीएआई मॉड्यूल की हर एक चीज यहां पे कवर्ड है। तो मैं तो बोलूंगा कि आईसीएआई मॉड्यूल की फिर मेरे को जरूरत ही नहीं है भाई। मेरी आईसीआई मॉड्यूल तो पूरी कवर्ड है ऑप्टिमाइज में, तो मुझे आईसीआई मॉड्यूल रिफर करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए तो मैंने बोला कि खाली एक ही बुक से पढ़ना है अपने को। और मैं क्या करूंगा पता है? हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी तसल्ली के लिए पूरा आपको मॉड्यूल आरटीपी पास्ट पेपर गो थ्रू करवा दूंगा, ताकि आपको भी शांति रहे। अरे हाँ सर, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, तो आपका ऑप्टिमाइज हो गया, तो आपको भी रियलाइज होगा 2-3 चैप्टर के बाद ही कि यस, मेरा बाय डिफॉल्ट बाकी सब भी हो चुका है। कैसा लग रहा है? सही है, चलो डन। अब एनिकेश पूछ रहा है सर कलर बुक रहेगा, क्या बुक रहेगा? तो चलो, अब आपने इतना एक्साइटमेंट दिखाया है तो समझने की कोशिश करते हैं अपना कंटेंट, विच इज optimized book, which is a combination of module RTP MTP past paper questions and practice manual all at one place, all at one place। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि optimized में अपने को क्या क्या मिलने वाला है। आओ, तो ऑप्टिमाइज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो चलो आओ मैं आपको ओपन करके बता दूं। आओ आओ आओ, चलो ये एक चैप्टर 6 ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूं। ये है चैप्टर कॉस्ट। ठीक है, सो अब हर एक चैप्टर का जो जो थीम है ना, वो ऐसा ही कुछ रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर चैप्टर का नाम दिखेगा। मैं और एक बात बता दूं, मैंने जो भी चैप्टर का नंबरिंग किया है, मैंने जो भी चैप्टर का सीक्वेंस रखा है, दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएआई, दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएआई। यहाँ पे आपको चैप्टर 6 क्या दिख रहा है? सर हमारे को चैप्टर 6 दिख रहा है कॉस्ट शीट। अच्छा, आपको कॉस्ट शीट दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी आपको इंस्टीट्यूट का ये मॉड्यूल खोल के दिखाया था आईसीआई नॉलेज पोर्टल से। ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का है, इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल बाय बोर्ड ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, करेक्ट। इसमें इनका चैप्टर 6 कौन सा है? बताओ जरा। करेक्ट, इट इज कॉस्ट शीट। तो अपन एक्सक्लूसिवली इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करेंगे, ताकि आपको इंस्टीट्यूट को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो यहां पे चैप्टर 6 आ गया, कॉस्ट शीट। सबसे पहले चैप्टर का नाम आ गया, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर बाद में देखो दूसरी चीज, जैसे ये अपने को चीज क्लियर हो गई, उसके बाद एक सेकंड, अब इसमें आपको इमीडिएटली दिखेगा एक चीज यहां पे, वो है एक कोटेशन। एक कोटेशन किसी महान हस्ती का, जो आपको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेना है। सो मेरी जो सेकेंड चीज आती है इसमें, सबसे पहला, चैप्टर नेम्स इज एज पर आईसीएआई मटेरियल। चैप्टर नेम्स इज एज पर आईसीएआई मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्लियर हो गई। ओके, दूसरा अपनी चीज रहेगी अपने बुक में, वो है कोटेशंस। कौन से कोटेशन? मोटिवेशनल कोटेशंस। क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ाई कर रहे हो, ऊंच नीच होती रहेगी, कभी कभी पॉजिटिव रहते हैं, कभी कभी अपन थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं। जब ये नेगेटिव हो, तब ये मोटिवेशन आपको फिर से पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट चीज जो आपको दिखेगी यहाँ पे, यस एज इट इज आपको ऐसी कलर बुक मिलेगी, डोंट वरी। फिर आपको जो नेक्स्ट चीज दिखेगी वो है पास्ट एग्जामिनेशंस का ट्रेंड। चाहिए होता है ना अपने को, पता तो चले ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो 10 मार्क के लिए आया है मई 18 में, नवंबर 18 में वापस 10 मार्क के लिए, मई 19 में वापस 10 मार्क के लिए, नवंबर 19 में वापस 10 मार्क के लिए। तो इससे मुझे पता चल रहा है, जब मैं पढ़ाई चालू कर रहा हूं, कि भाई ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हर अटेम्प्ट में 10-10 मार्क के लिए, हर अटेम्प्ट में 10-10 मार्क के लिए आ रहा है, और 10-10 मार्क मतलब इंपॉर्टेंट वेटेज हुआ। तो इससे मुझे पता चलता है कि क्या इसका वेटेज है। तो इसको हमने नाम दिया है मार्क्स एलोकेशन एज पर आईसीएआई पास्ट एग्जाम्स। मार्क्स एलोकेशन एज पर आईसीएआई पास्ट एग्जाम। सो मार्क्स एलोकेशन एज पर आईसीएआई पास्ट एग्जाम्स। समझ में आ गया आपको? चल थर्ड, नेक्स्ट, फिर बाद में उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। ये स्पेशली मेहनत करके मैंने और मेरी टीम ने
आप लोगों के लिए डिजाइन किया है समथिंग कॉल्ड एज अ स्टडी मेंटोर। कोई बुक में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा, सो प्लीज इसको प्रॉपरली यूज करना। सर क्या है ये यूएसपी आपका, बताइए। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टडी मेंटोर। ये स्टडी मेंटोर है ना, आपके भाई के जैसा है। आपका बड़ा भाई होगा कोई जो आपको बताता रहता है, या बड़ी बहन होगी जो आपको बताती रहती होगी कि भाई देख ये कर ले, ये मेहनत कर ले, ऐसे टाइम कर ले, ऐसे काम कर ले। तो ये जो भी बड़ा भाई बड़ी बहन अपने को बता रही है वो है अपना स्टडी मेंटोर। वो अपने को बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो रीड अंडरस्टैंड रिवाइज पे होना पड़ेगा। रैंक लाना है तो फोर्थ, जैसे अपने को तनीषा ने अभी बोला था कि सर ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाएंगे, तो आपको इतनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो समझो फॉर एग्जांपल जब मैंने कॉस्ट शीट चालू किया और मैंने समझो मेरे एक लेक्चर में कॉस्ट शीट के फर्स्ट 8 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। तो जब मैंने आप लोग के साथ कवर किया है ना, तो आप लोग को यहां पे टिक कर देना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सर की तरफ से हो गया है। फिर डेफिनेटली आप उसको वापस से खुद से करोगे ताकि आपको भी समझ में आए। देखो कई बार क्या होता है, क्लास में तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका फ्लो एंड फ्लो में आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बट खुद से जब करते हैं तो कई बार अपने को डाउट्स आ जाते हैं, तो आप वो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे पूछोगे। बट जब आप सेकेंड टाइम करोगे ना, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई मैंने भी सेकेंड टाइम पढ़ लिया है। फिर जब आप वापस से उसको रिवाइज करोगे, तब आप वापस से टिक करना है, वापस से टिक करना है। समझो फोर्थ टाइम रिवीजन में मेरे को लगा कि यार मैंने ये दोनों कर लिया है, ये पार्ट हो गया, ये बाकी है, ताकि मैं फिफ्थ रिवीजन में मेरे को बताए कि मैंने ये और ये कर लिया था, तो चलो अब मैं ये वाला पार्ट जो बच गया है वो कर लूं। समझ रहे हो? तो इससे काफी आपको हेल्पफुल होगा। ये क्या है बेसिकली स्टडी मेंटर, ये चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उन सब का यहाँ पे एक एक लाइन में इंडिकेशन है। जो भी देखो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है थियोरी वाले वो आ गए, जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना वो सब यहाँ पे आ गए। तो जैसे जैसे मैं आपको करवाते जाऊंगा आप इधर टिक करते जाओगे, जैसे जैसे आपका होते जाएगा आप वापस से टिक करते जाओगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा जितना ये टिक्स बढ़ते जाएगा। और एक इसका बेनिफिट समझो, एग्जाम दिन पे मुझे लग रहा है यार इतना सारा तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा सब रिवाइज करने का, बट मुझे लग रहा है यार ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर ने बोला था ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको ऐसे हाईलाइट किया, तो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि एग्जाम टाइम पे जब मेरे पास खाली 1.5 डे है पढ़ने के लिए, तो मैं खाली ये जो हाईलाइटेड चीजें उन्हीं को पढ़ के जाऊंगा। क्यों, कैसा लगा ये सिस्टम? बट उसके लिए आपको मेरे को एक वादा करना है, जब आप मेरे साथ लेक्चर में बैठे हो तो मुझे एटलीस्ट 4 कलर्ड पेन्स चाहिए। ये 4 कलर्ड पेन्स क्यों? ब्लैक कलर का पेन होगा आपका नॉर्मल राइटिंग के लिए, रेड कलर का पेन होगा अगर वो कोई क्वेश्चन में कोई भी नई चीज हो तो, ग्रीन कलर का पेन होगा अगर मुझे कोई फॉर्मूला लिखवाना होगा तो, और ब्लू कलर का पेन होगा बाकी सब चीजें लिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे को 4 कलर्ड पेन्स चाहिए। ये 4 कलर्ड पेन्स में ब्लैक से अपन जो भी नॉर्मली लिखने वाले हैं वो, ग्रीन से अपन लिखेंगे फॉर्मूलाज, रेड से अपन कोई भी लिखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स, एंड ब्लू कलर की चीजों से अदर थिंग्स। जो भी अभी और कोई चीज बच जाती है तो वो अपन ब्लू कलर से लिखेंगे। क्या ये आप मेरे को वादा करते हो ऐसा करोगे? ट्रस्ट मी, बेस्ट बुक बनेगा। जिसकी भी नोटबुक पूरे इंडिया में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हो, आप लोग लाइव वाले, गूगल ड्राइव वाले, पेन ड्राइव वाले, वर्चुअल सैटेलाइट बैच वाले, जो जहां भी है, सबको मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जिसका सबसे बेस्ट मेंटेन्ड नोटबुक होगा उसको मेरी तरफ से एट द एंड ऑफ द सेशन मिलेगा एक स्पेशल पुरस्कार, एक स्पेशल गिफ्ट। एंड शायद वो एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, मैं कितने भी जन को दे सकता हूं, बट इट हैज टू बी परफेक्ट। ओलाला, एकदम देख के आपको खुद को मन करना चाहिए वाह क्या बुक बनाया है अपन ने। बट वो तभी हो पाएगा जब अपन ये कलर्ड पेन यूज करेंगे, सिस्टमैटिकली बुक कंप्लीट रखेंगे, जैसा जैसा सर होमवर्क दे रहे हैं वैसा वैसा भी अपन करते जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रोसेस फॉलो करते हो ना, तब आते हैं 100 आउट ऑफ 100। एंड आपने बोला है आप करोगे, आपने मुझे वादा दिया है, एंड आई एम श्योर आप ये वादा निभाओगे। करेक्ट। एंड मैं आपको बोल रहा हूं ये एक सब्जेक्ट है ना आपकी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी।
आपके और आपके परिवार की। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 आ गया, आपको भी पता है आप दोनों ग्रुप निकल जाओगे, आपको भी पता है बाकी सब में आप 40 मैनेज कर ही लोगे, राइट? तो अगर ये इंटरमीडिएट जो सबसे क्रूशियल स्टेज है वो क्लियर करवा देता ना ये सब्जेक्ट, तो आप समझ सकते हो दिस इज योर, बोलते हैं ना, लाइफ मेक और ब्रेक सब्जेक्ट है ये। तो प्लीज प्रॉपरली इसके ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी जो चीज है, मुझे आपके तरफ से चाहिए कुछ हाइलाइटर पेन्स, एक दो हाइलाइटर पेन चाहिए रहेगी, कि अगर मुझे कुछ लगे कि भाई बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कराना है, तो आपको मैं बोल दूंगा आप हाइलाइटर पेन से उसको मार्क कर सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम पे जब आप रिवाइज करो या इन जनरल जब आप रिवाइज करो तो उसके तरफ आपकी स्पेशल नजर जाए, उसके तरफ आपकी स्पेशल नजर जाए। तो ये समझ में आ गया आपको क्या था? ये था मेरा स्टडी मेंटोर स्पेशल आपके लिए। एज आई सेड, अब इसमें ना सब चीजें हमने कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई है, देखो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है अर्नव मेटेलिक। कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 31 टू 32। क्या सर ने करा दिया? जब जिस दिन मेरा लेक्चर हो जाएगा उस दिन आप इसको मार्क कर दोगे। क्या आप लोग ने उसको कर लिया? उस दिन आप भी ऐसे मार्क कर दोगे, राइट? पेज नंबर के साथ, सीरियल नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10। सो मैं जैसे ही पेज 32 पे जाऊंगा मुझे क्वेश्चन 10 दिखेगा, मुझे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, सीधा यहां से मुझे वो रेफरेंस मिल जाएगा, मैं वहां पे चले जाऊंगा। क्यों? समझ में आया? मजा आ रहा है? डन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल, सो ऐसा सिनारियो है। देखो आप इस, यू नो, यू विल हैव टू गेट इनटू लव विद दिस सब्जेक्ट, तब जाके पहुंचेंगे, बोला ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, बस ये सब्जेक्ट के लिए मुझे वही चाहिए, आप लोग का एटीट्यूड, दैट घुस जाओ इसके अंदर, दिन रात रात दिन एक ही चीज दिखनी चाहिए आपको। क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कॉस्टिंग। हाँ, बता रहा हूं। चलो, सो ऐसा है, ठीक है। सो अब स्टडी मेंटर, उसके बाद में अपन लोग को आपको यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू। ये प्रीव्यू भी आईसीएआई के मॉड्यूल से ही पिक्ड अप है। एंड यहाँ पे अपन लोग आ जाते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू मतलब वो जो चैप्टर है उसका एक समरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जब आप समरी देखोगे तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा, अच्छा भी ठीक है, इस चैप्टर में अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो मोटा मोटी आपको याद आ जाएगा। हाँ, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉस्ट हेड्स, फॉर्मेट रहेगा उसका, ट्रीटमेंट और एडवांटेजेस, ये 5-6 चीजें पढ़नी है, हो गया प्रीव्यू, क्लियर। और फिर स्टार्ट होगी अपनी कहानी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ फुल्ली कलर्ड बुक विद डायग्राम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, विद डायग्राम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, विद डायग्राम्स एज एंड व्हेन, सो दैट इंटरेस्टिंग बनेगी ना चीजें। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं आपको एग्जांपल देने ही वाला हूं कि अगर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, जैसे ये चेयर बनाने में जितना भी वुडन लॉग्स का यूज हुआ रहेगा उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो मैं आपको पढ़ाने तो वाला ही हूं, एग्जांपल दूंगा, बट एग्जांपल के साथ जब आपके सामने वो पिक्चर भी दिख लगी हुई होगी वो बुक की, तो आहा, क्या ही कहें फिर तो। क्या आपको लगता है अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, थियोरेटिकली समझाऊंगा, और उसके साथ फिर मैं आप लोग को यहां पे ये पिक्टोरल एग्जांपल्स भी दूंगा, उसके बाद कभी आप जिंदगी में भूल पाओगे? बोलो, कभी नहीं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैसे फंक्शन करता है पता है? एक तो उसने कोई चीज सुनी तो उसको थोड़ा याद रहता है, दूसरा वो खुद पढ़ेगा तो उसको और थोड़ा याद रहता है, बट कोई चीज देख लेना कभी नहीं भूलता। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी मूवीज। आपने कोई मूवी एक बार देखी हो, एक बार आपने कोई मूवी देखी हो, आप भूलते हो क्या उस मूवी को कभी भी? बोलो, आपकी चलो फेवरेट मूवीज बताओ, कौन सी है, पता तो चले हमारे नए जनरेशन की फेवरेट मूवीज कौन सी है। एक ही बार देखी होगी आपने, बट आज भी आप बता दोगे कौन उसका एक्टर है, कौन उसका एक्ट्रेस है, क्या हुआ था मूवी में, पूरी स्टोरी बता दोगे। तो बस अब इसको भी अपन एज अ मूवी लेते हैं ना यार, क्या बोलते हो, है क्या नहीं? तो ये पिक्टोरल चीजें इसीलिए बनाई है, सो दैट आपको याद रहती रही चीजें, काम हो जाए। जैसे देखो, किशन ने कहा है 3 इडियट्स, अब मैं जैसे ही किशन को पूछूंगा 3 इडियट्स के एक्टर्स का नाम बता, इमीडिएटली वो बता देगा, आमिर खान, करीना कपूर, माधवन, शर्मन जोशी, बोमन ईरानी,
पूरी स्टोरी बता देगा, इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे वो पढ़ते थे, ऑल ऑफ दैट। वाह, एजुकेशन से रिलेटेड ही बेस्ट मूवी बताइए। अनिकेश कुमार छिछोरे, उसकी फेवरेट मूवी है। सुशांत सिंह राजपूत, व्हाट ए फैंटास्टिक मूवी। सो सब चीज याद है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट अनिकेश ने भी बताई है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। वाह क्या बात है, और पढ़ाई की बातें चल रही है। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। कभी खुशी कभी गम, आसना, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, क्या बोलूं मैं और। चलो, सो एनीवेज, आपकी फेवरेट मूवी, अच्छी बात है, बट याद है आपको, यस, ये भी याद रहेगा उससे भी अच्छी तरह से। अब सुनो, मेरा सेशन, मेरे अभी आने वाले 2-3 महीने तक मेरा जो सेशन बनेगा, उसको भी अपन एज अ मूवी ही ट्रीट करेंगे, एकदम एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। और उसके बाद तुम्हारे को किसी ने पूछा ना तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो तुम्हारे को एक ही जवाब देना है, कॉस्टिंग बाय सी ए संकल्प कांचलिया। क्या बोलते हो? चलो, सो यस, दैट्स हाउ वी विल वर्क। सो यहां पे फिर बाद में हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है। देखो जैसा मैंने बोला, आपको यहाँ पे फोटोज दिखेंगे जिससे आप घुस जाओ, फैक्ट्री में घुस जाओ, ये फोटो देखकर आपको पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा है। फिर जहां जहां पे जो फॉर्मेट की जरूरत है वो फॉर्मेट को हम लोग ने यूज किया हुआ है, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे कोई मूवी का कुछ रिलेशन है, कनेक्शन हम लोग ने यहाँ पे बता दिया है। कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो हम लोग ने यहाँ पे बना दिया है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। अभी देखो ये पूरा हम लोग का पढ़ के हो गया अपना, उसके बाद पूरा ये फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे रेडी पड़ा है कि नहीं। तो बहुत सिस्टमैटिकली चीजें बनाई गई है, प्लान्ड वे में, एक एक चीज के बाद जो भी आ रहा है फोकस के साथ है। ये ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। मतलब ये बुक बराबर से पढ़ ली, और क्या चाहिए, बुक में तो सब कुछ इंक्लूडेड है। ये देखो अब आ गए आपके क्वेश्चन एंड आंसर। सो पहले क्या था, पूरा थियोरी, फॉर्मूलाज, फॉर्मेट सब आ गया था। अब यहां पे आ गया आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन भी है साथ में, मैंने यहां पे ही आंसर्स भी दे दिया। इसलिए नहीं कि आप कॉपी करो, बट समझो कभी कोई लेक्चर मिस हो गया या कभी कहीं पे कुछ लिखना रह गया, या सर ने तो पढ़ा दिया बट हमारे को याद नहीं आ रहा है, आपके पास सोल्यूशन रेडी है। अब यहां से भी उसको रिफर कर सकते हो। क्यों, कैसा लगा, राइट। सो दिस इज हाउ सिस्टमैटिकली अपन चीजों को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो डन। फिर ये sorry, फिर बाद में ये सब हो गया, उसके बाद में रुका नहीं हूं मैं, अभी तक रुका नहीं हूं मैं। अभी देखो ये आ गया, इधर मैं लिख देता हूं मेन कंटेंट, प्रीव्यू के बाद मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में क्या क्या देखा अपन लोग ने, अपन ने देखा फॉर्मूलाज, अपन ने देखा सब डायग्राम्स है, गजब, यस गजब, अपन ने देखा सब डायग्राम्स है। अपन ने देखा कि जो भी आईसीआई का मॉड्यूल है वो कंटेंट है। अपन ने देखा थ्योरी है, अपन ने देखा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। समझ रहे हो, सब चीज यहाँ पे 1 to 1 कवर्ड है। अब उसके बाद अगेन आई एम टेलिंग यू, रुका नहीं हूं मैं, अभी सुनो 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 सुनो। ये होने के बाद हर चैप्टर के एंड में पता है आपको मैंने क्या दिया है, चल भाई चैप्टर खत्म हो जा हो जा हो जा हो जा, इतने सारे मैंने क्वेश्चन एंड आंसर ले लिया ना, इसके बाद आपको और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर सब आ गया है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आ गया है, आरटीपी का क्वेश्चन है वो भी आ गया। ये देखो ये देखो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जो बोल रहा था ना वो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये देखो, सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आरटीपी में 18। तो अगर ये आरटीपी का क्वेश्चन है, यहां पे मेंशन कर दिया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है आईसीएआई के मई 20 के एग्जाम में, तो आईसीएआई का पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी आ गया इधर लिखा हुआ। तो आपको पता चल गया, अच्छा भाई आईसीआई के पास पेपर का क्वेश्चन है ये, सिमिलर टू आरटीपी में 18। अच्छा आरटीपी के में 18 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको तो ध्यान से करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम लोग, so, ये सब चीजें यहां पे ही हमने इंक्लूड कर दी है। देखो पास्ट पेपर ऑफ नवंबर 20, तो क्वेश्चन के पास में ही लिख दिया है भाई, क्या कि कौन से अटेम्प्ट का कौन सा क्वेश्चन है ये। ए समझ गए, क्लियर एवरीवन। चलो अभी भी मैं रुका नहीं हूं, एक सेकंड ना, अभी भी मैं रुका नहीं हूं। अब मैं क्या किया है पता है, हर चैप्टर के एंड में उसका पूरा समरी बना दिया है। यस, 2 पेज का समरी होगा, ये 2 पेज में पूरे चैप्टर का जो भी मेन मेन पॉइंट्स है वो आ गया, जिससे आपको सब चीजें रिकलेक्ट हो जाएगी, फॉर्मेट आ गया, काम खत्म। सो चैप्टर का
कंटेंट हो जाने के बाद उससे रिलेटेड उसका एक शॉर्ट समरी, एकदम एकदम शॉर्ट समरी। हो हो, समझ गए? ये है आपका ऑप्टिमाइज बुक। कुछ छूटा? आप मेरे को बताओ। कुछ भी नहीं। हर एक क्वेश्चन, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको। यस, थका दूंगा मैं आपको, एकदम सही बोल रहा हूं। इतना सब करवाऊंगा कि आपको लगेगा बस हम तो सर चैंपियन बन गए। और उसी के बाद मैजिक बुक दिख रही है आपको, यही मैजिक बुक का कॉस्ट चैप्टर ये हो गया शॉर्ट में। वो वाला चैप्टर वहां पे था 50 पेज का, यहां पे इस चैप्टर को अपन ने कर दिया है 10 पेज में। यस जी जी, आप ये आपको दिख रहा है, ये सब पूरा वो सब जो भी था इधर, ये 10 पेज के अंदर आ गया आपका। मेन मेन क्वेश्चन उधर आपके थे 25 क्वेश्चन, यहां पे आपके होंगे खाली 7-8 क्वेश्चन। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो ये भी आपको मिल जाएगी बुक साथ में, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो वहां पे, ये देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, मास्टर सम्स। मास्टर सम्स का मतलब समझते हो? जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, बस वो यहाँ पे इस बुक में लिए हुए, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास टाइम ही कम है। तो यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं गिन के, मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 6 क्वेश्चन। बट ये 6 क्वेश्चन क्या है? मास्टर क्वेश्चन है। क्या है ये? मास्टर क्वेश्चंस। करेक्ट। अब ये मास्टर क्वेश्चंस जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये मास्टर क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे चैप्टर को। बट ऑप्टिमाइज में कितने क्वेश्चंस थे? से फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइज में थे 25 to 30 क्वेश्चंस। अब ऑब्वियसली जब आप लास्ट डे एग्जाम टाइम के रिवाइज करोगे, तब आपके पास ये 25 से 30 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं होगा, बट आपको मेन मेन क्वेश्चन करने हैं। डोंट वरी, वी विल रिफर दिस 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मैजिक बुक। समझ गए? बस यही तो करना है। सब काम है, सब काम करके रखा है आपके लिए। अदरवाइज क्या होता, आप ढूंढते सर 25-30 क्वेश्चन तो सर ने करवा दिए, अब यार एग्जाम टाइम पे मेरे को 5 मेन कौन से लेने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आप गलती से जो इंपॉर्टेंट ना हो वो कर लो, बट अब वो टेंशन ही नहीं है। सर ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैजिक बुक में ले लिए हैं, तो अपन मैजिक बुक रिवाइज करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। डन। वैसा तो ये है आपका मैजिक बुक का कमाल। जी हाँ, इसमें फोकस ही हमारा ये है कि 1.5 डेज के अंदर हम ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर पाए। कंप्लीट होल ऑफ कॉस्टिंग इन जस्ट 1.5 डेज। इसके अंदर भी आईसीआई का मटेरियल, थियोरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला शीट है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला शीट है। सर फॉर्मूला शीट क्या है बताओ? आओ मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला शीट में क्या होगा, वो आपको बताता हूं एक सेकंड। सो ये रही फॉर्मूला शीट। यस, ये ऑप्टिमाइज में भी मिलेगी आपको एंड मैजिक बुक में भी मिलेगी। ये फॉर्मूला शीट में क्या होगा सर? हर एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब एक साथ आपके लिए रेडी। अदरवाइज अपना क्या होगा, चैप्टर बाय चैप्टर अपन लोग फॉर्मूलाज तो लिखते जाएंगे, बट एक ही जगह पे सब नहीं मिलेगा। बट वो भी हमने सब यहां पे लिख गए, है क्या नहीं? सो यहां पे देखो चैप्टर 1, इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं यहां पे आ गए। दूसरा चैप्टर से एम्प्लॉय कॉस्टिंग है, जितना भी फॉर्मूलाज है आ गए। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जितने भी फॉर्मूलाज है आ गए। इस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, आ गया एक ही जगह पे। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया। ये तो अपने को एग्जाम टाइम पे क्या करना है, करेक्ट, जब आपका एग्जाम है ना 2 से 5 का टाइमिंग होता है, आप लोग सुबह 9 बजे तक पूरा का पूरा कॉस्टिंग डिवाइस कर लोगे। फिर 9 से 12 बजे तक या 9 से 11 बजे तक 2 घंटे में सिर्फ एक ही काम करना है, वो है ये फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। वो है ये फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, वो भी आपके बुक में रेडी है, सिर्फ रिवाइज करना है आपको। सो आपको इसमें और भी क्या एक चीज मिल गई, वो मिल गई फॉर्मूला शीट्स। वो मिल गई फॉर्मूला शीट्स। सो फॉर्मूला शीट्स। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने कोई भी कसर छोड़ी है आपको 100 में से एक मार्क भी कम लाने की? एक कसर भी? तो मेरी तरफ से तो मैंने 200% दे दिया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मानते हो कि नहीं? देख लो, सब कुछ आ गया इसमें। एक भी चीज बोल दो आप मुझे कि सर ये भी चीज होती तो अच्छा होता। समरी, शॉर्ट समरी, समरी बुक, फॉर्मूला शीट्स एक जगह पे, फॉर्मूला डायग्राम, कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल, थियोरी, प्रैक्टिकल, आरटीपी, एमटीपी, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। गॉट इट? चल,
किशन कुमार का एक क्वेश्चन है सर, हाउ कैन वी एक्सेस मिस लेक्चर्स? डोंट वरी, उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको हम मिस लेक्चर्स के भी एक्सेस देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एज वेल। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये सब देख के क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस हम भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? देखो, अब तक तो क्या दूसरों को देखा और सिर्फ सुना, बट अब क्या खुद में भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस वी कैन डू इट? वो मेरे को चाहिए आप लोग की तरफ से यस इन राइटिंग चाहिए, यस सर वी कैन डू इट। और आप आज जो लिखोगे ना, आने वाले 9 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आप ही को पढ़ाऊंगा आपके रिटर्न लिखा हुआ मैसेज। चलो सर, डन, क्या बात है, सब लोग की तरफ से आ गया है यस सर, ये हुई ना बात, मजा आ गया। सो मैजिक बुक आपको समझ में आ गया है, मैंने बता दिया क्या था। ये चैप्टर का आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ये और एक चैप्टर है, चैप्टर 14, तो जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी यही सब चीजें हैं और इसमें भी यही मास्टर सम्स है, सब चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी, सो डोंट वरी। फॉर्मूला शीट आपको मिल गई है यहां पे। अब ये देखो, ये चैप्टर वाइज वेटेज है, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अपना एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेंगे। तो अब ये सब क्या है, देखो, मई 18 से लेकर मई 2022 तक, मई 18 से लेकर मई 22 तक, नवंबर 22, जो भी पेपर्स आते जाएंगे ना, सब का मैंने चैप्टर वाइज वेटेज बना लिया है। कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलेगा ये। यस, ये हर एक अटेम्प्ट का कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स आया है, एक ही शीट में ये सब रेडी है। सर हमको भी चाहिए, ये दूंगा ना, कब मना कर रहा हूं, सब दूंगा आप लोग के लिए, तो बना रहे हैं हम ये सब, राइट। चलो, ये सब रेडी है, ये सब रेडी है यहाँ पे, ठीक है। कितना प्रैक्टिकल उसमें से, कितना थियोरी उसमें से, सब चीज यहां पे आपको रेडी मिलेगी, यहां पे सब चीज आपको रेडी मिलेगी, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल आपको देखना है भाई, हम सर ये वाला चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें से कितने मार्क का आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मई 18 में 5 मार्क्स का है, नवंबर 18 में 5 मार्क्स का, यहाँ पे 10 मार्क्स का, यहाँ पे 10 मार्क्स का मिल जाएगा, ठीक है। सो ये है वैसा। अब ये और एक चैप्टर है, तो ये देखो, जो मैंने आपको बोला था ना फॉर्मेट हमने फॉलो किया है, ये चैप्टर में भी आपको फॉर्मेट दिखेगा। पहले चैप्टर का नाम एज पर आईसीएआई, चैप्टर 3 यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, मतलब लेबर कॉस्टिंग जैसा। यहाँ पे देखो आईसीएआई का, जो ये देखो, ये आईसीआई का बुक है भाई, ये आईसीआई के बुक में आपको चैप्टर 3 क्या दिख रहा है बेटा, आप मुझे बताओ। सर हमको चैप्टर 3 दिख रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट। यहाँ पे अपनी मॉड्यूल में, अपनी ऑप्टिमाइज्ड में अपने को चैप्टर 3 क्या दिख रहा है, सर एम्प्लॉय कॉस्ट। समझ रहे हो? सो आपको आईसीएआई के हिसाब से ही मैं चलवा रहा हूं भाई, आपसे 15 साल पहले से मेरा माई बाप है वो, सो इसके लिए आई विल स्ट्रिक्टली फॉलो देम, ठीक है। सो आपको वो चीज का टेंशन लेना ही नहीं है कभी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, कॉल्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनका एक कोटेशन है, never complain about the difficulties in life because a director which is god always gives the hardest role to his best actors। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ तकलीफें चल रही है, वो इसीलिए चल रही है क्योंकि ऊपर वाले को लगता है यस ये तकलीफों से आगे बढ़ सकता है। चलो, फिर बाद में मार्क्स एलोकेशन, जैसा मैंने बोला मई 18 में कितना, नवंबर 18 में, सो पैटर्न फॉलो किया है। फिर स्टडी मेंटर, कौन सा क्या 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 किधर है, क्या पेज नंबर पे है, सर ने पढ़ाया क्या, तुम्हारा पढ़ के हुआ क्या, अच्छा इसमें से ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर, राइट। बस उसी के बाद फिर आ जाता है प्रीव्यू, तो ये रहा प्रीव्यू। प्रीव्यू के इमीडिएटली बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, एंड फिर बाद में उसका जो टिपिकल थ्योरी है वो। यहां पे भी जहां जहां पे पॉसिबल है हमने डेफिनेटली डायग्राम्स लिया है, ये देखिए, सो दैट आपको भी पढ़ने का मन करेगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको हम लोग ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है बॉस। मैं आपको जब बोल रहा हूं हाईलाइट करना है अलग अलग पेन से, तो हमने भी ये चीज की है यहाँ पे, ये देखो, ये पर्पल पेन से यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो आपको भी पता चलेगा यस इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? चलो, सो ये हो गया। और भी ये देखो, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये अटेंडेंस के मेथड्स है, तो मैनुअल मेथड में क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको दिखाया है। देखो ये बायोमेट्रिक में क्या होता है, पंच कार्ड वाले में सिस्टम में क्या होता है, सब चीज यहाँ पे आपको दिख रही है कि नहीं, है कि नहीं? यस सर। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। फिर कुछ हमने फन तरीके भी यूज किए हैं,
तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा होगा तो ये देखो नॉर्मल आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया हमने। जब भाई रोज हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए टाइम चाहिए, वो आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। बट अगर बाघा को वो बावरी मिलने आ जाती है तो वो टाइम क्या हो गया, अब नॉर्मल आइडल टाइम। याद रहेगा आपको, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये एग्जांपल के बाद, नॉर्मल आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम में क्या फर्क होता है कि नहीं। राइट, सो दैट्स हाउ द होल बुक इज मेड। फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे। ये देखो जहां जहां पे जो हमको जरूरत है सब हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है ताकि आपके लिए चीज इंटरेस्टिंग बना सके एंड आपको पढ़ने में मजा आए। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है क्वेश्चन एंड आंसर्स एज यूजुअल, और फिर बाद में आ जाता है तो पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब यहाँ पे आ जाता है चैप्टर समरी। चैप्टर समरी, चैप्टर समरी, ठीक है। फॉर्मूलाज भी आ गए, कुछ थियोरी पॉइंट्स है वो भी आ गए, सब आ गए, ठीक है। तो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। डन, क्लियर हो गया आप लोगों को ऑप्टिमाइज्ड किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बुक का एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप लोगों को। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऑप्टिमाइज्ड प्लस इधर मैं लिख देता हूं मैजिक बुक, ये दोनों आप लोग को दी जाएगी। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जी हाँ, इसके बाद और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। गॉट इट। एक सेकंड, फिर यहां पे आप देख सकते हो ये है मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे ये यूट्यूब चैनल पे देखो आपको यहां पे दिखेगा सीए इंटर मैजिक रिवीजन लेक्चर्स, सीए इंटर रिवीजन मैराथन। यस, एग्जाम के दिन पे आपके साथ में रहूंगा, 8 घंटा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर देंगे। सी इंटर मैजिक रिवीजन सीरीज, हर एक चैप्टर को मैं रिवाइज करवा चुका हूं थ्रू माय मैजिक बुक, ठीक है। सो ये भी चीज कंप्लीट है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना, और हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। चल, सो ये अब मैंने आप लोग को बता दिया है। अब मैं आप लोग को फटाफट डिस्कस कर लेता हूं पेपर पैटर्न। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं पेपर पैटर्न। अच्छा, इसमें अभी तक कोई भी क्वेश्चन सही लग रहा है आप लोग को सब? ओके, चलो अब आ जाता है पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न क्या है? ओके, सो पेपर पैटर्न में कुछ ऐसा है कि 100 मार्क्स का ये टोटल चैप्टर सब्जेक्ट है, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। एंड ये 100 मार्क्स में, हाँ ये सासना करता हूं मैं। सो 100 मार्क्स में कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा कंपल्सरी, ये आएगा 20 मार्क्स के लिए, कंपल्सरी हो गया ये। और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 क्वेश्चन हुए, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4, ये भी होंगे 20 मार्क्स के लिए। सो 20 प्लस इधर 20 × 4 80, 100 मार्क्स। समझ में आ गया आप लोग को? डन। वैसा एक पेपर मैं आप लोग को दिखा देता हूं सो दैट आप लोग को भी फील आ जाए कि हाँ भी इंस्टीट्यूट के पेपर कैसे दिखते हैं। सो ये इंस्टीट्यूट का एक पेपर, ऐसे मैंने रैंडमली कोई भी पेपर उठा लिया। सो देखो इधर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का है, 20 मार्क का है। फिर इसमें वही प्रैक्टिकल थियोरी सब होता है, अपने को सब करना है भाई। इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है भाई, स्टार्टिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है, थियोरी होता है, मैं है ना सब करवाता हूं, तो मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है कौन सा क्या है। समझ रहे हो? फिर देखो ये देखो क्वेश्चन 3A 10 मार्क का, क्वेश्चन 3B 10 मार्क का। तो कोई ये जो 20 मार्क का बाइफर्केशन है उसमें 10-10 भी आ सकता है, 5-5-5-5 भी आ सकता है, 10-5-5 भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, उसका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे 4A 10 मार्क्स का है तो हो सकता है शायद 4B, हाँ ये देखो 4B 5 मार्क्स का है, 4C 5 मार्क्स का है। इसमें प्रैक्टिकल भी आ गया, इसमें थियोरी भी आ गया बीच में, तो कहीं से कुछ भी इंस्टीट्यूट कर सकता है। अपने को सब करके जाना है तो अपने को मार्क्स मिलेगा, सिंपल। ठीक है, चलो सो ऐसा सिनारियो है। ओके, तो ये था अबाउट द पेपर पैटर्न। सो आई होप पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, मार्क्स का बाइफर्केशन समझ में आ गया होगा। अब मेरा स्टाइल ऑफ पढ़ाने का, माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, क्या बोला मैं, माई
स्टाइल ऑफ टीचिंग। क्या है मेरा स्टाइल पढ़ाने का? इधर देखो, मैं सबसे पहले आपको जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, कोई भी चीज हो उससे रिलेटेड पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल रेडी होगा ही होगा। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल भी कैसा होगा पता है? एक लाइव एग्जाम्पल जो आपके लाइफ से कनेक्ट होगा। वो एग्जाम्पल आपको समझ गया, उसके बाद मैं उसको कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर अपन लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा अच्छा सर ऐसा है, और फिर उससे अपन डिराइव करेंगे कॉन्सेप्ट, और उससे अपन डिराइव करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। जितना आप सवाल पूछेंगे उतना ये लेक्चर में मजा आएगा। जितना आप डाउट्स पूछेंगे ना उतना अच्छा लगेगा। जब तक प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्चुअली क्यों अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता ना हो ना, तब तक आगे मत बढ़ना। जितनी बार आप पूछोगे उतना स्मूथ रहेगा। ठीक है, बोलते ना कोई डाउट मत रखना, हाँ सब कर ला लेना। तो ये मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग रहेगा। हर कॉन्सेप्ट के पहले आपको दिखना एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा, फिर कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर एकदम आराम से अपन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलो डन, ओके। और अब लास्ट जो चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं आने वाले 5 मिनट में, वो है चैप्टर्स। तो जैसा अपन लोग ने यहाँ पे देखा था इंस्टीट्यूट के उसमें कि कौन से चैप्टर्स हैं, एक सेकेंड, ये रहा। तो ये है आपके 7 चैप्टर्स मॉड्यूल 1 के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ये है इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो इसमें बेसिकली सब बताया है कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब। तो ये जो चैप्टर 1 है ना, वो तो मैं लास्ट में करवाता हूँ। इन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने कि भाई जितने भी 15 चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, वो इन्होंने एक साथ चैप्टर 1 में ही दे दिया। बट अपने को तो ऐसा करना नहीं है, अपन तो चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट लेते जाएंगे। सो व्हाट आई विल डू इज, समझो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 20 कॉन्सेप्ट दिया है, बट मेरे को कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए फर्स्ट से थर्ड चैप्टर पढ़ाने के लिए 2 या 3 कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा ना पहले, क्योंकि मेरे को तो वो चैप्टर के लिए वही कॉन्सेप्ट चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना, वो मैं ऑलमोस्ट लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कब कौन सी चीज किधर यूज होने वाली है। सो वैसा है। फिर बाद में आ जाता है चैप्टर नंबर 2, 3, 4। इनको मैं कहता हूं एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर, मटेरियल कॉस्टिंग अकबर, एम्प्लॉय या लेबर कॉस्टिंग, और तीसरा एंथनी। एंथनी कौन है मेरा? एंथनी है मेरा ओवरहेड्स। मटेरियल का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, उसको कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या बोला, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है उसको यूज करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल समझो आपको एक कार बनानी है, या आपको अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज की तारीख में आपकी और मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यस, दैट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बनाने के लिए, कार बनाने के लिए कितने सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। तो मटेरियल कब खरीदना है, किसके पास से खरीदना है, कितने में खरीदना है, वो सब का आपको आइडिया कौन देगा? ये चैप्टर। कौन काम करने वाला है और उसको कितना सैलरी देंगे, कौन बताएगा? एम्प्लॉय। और ये सब कार का मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कहां होने वाला है? एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री क्या ऐसे ही फ्री में मिलेगी? उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। वो सब कौन बताएगा? ओवरहेड्स। खाली एक आपको आइडिया देना। फिर बाद में है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है कि कॉस्टिंग को कैसे आपको यूज करना है प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में। तो दैट इज कॉल्ड एज एबीसी, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। फिर बाद में चैप्टर कॉस्ट शीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें बेसिकली आपको कॉस्ट को क्लासिफाई करना सिखाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आप कॉस्ट शीट के थ्रू करते हो। सो क्या कॉस्ट है आपके, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लेता हूं एज एन एग्जांपल। मैं मेन जब पढ़ाऊंगा कॉस्ट शीट तभी भी आपका एग्जांपल लूंगा। अब आज की तारीख में आप लोग के कितने सारे खर्चे होते होंगे, होते हैं कि नहीं? तो मम्मी ने अगर समझो आपको पॉकेट मनी दिया और बोला जा बेटा खर्चे कर, फिर मम्मी आपको आपके पूछेगी ना कहां पे खर्चा हुआ, तो आप मम्मी को बताओगे मम्मी खाने पीने में मेरा इतना खर्चा हुआ, मम्मी ट्रैवलिंग में मेरा इतना खर्चा हुआ, मम्मी बुक्स में मेरा इतना खर्चा हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, जो कॉस्ट आपके खर्चे हुए हैं उसको आप क्लासिफाई करके मम्मी को बता रहे हो। करेक्ट? बस वही करना है आपने को कॉस्ट शीट में, समझ। फिर बाद में चैप्टर 7 है
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर 7 है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहां पे अपन लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्टिंग को अकाउंटिंग कैसे करनी है। अभी तक जो अपन अकाउंटिंग करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट या पीएनएल ट्रेडिंग वो सब बना के, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स का बना है। अब अपन कॉस्टिंग का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे इस चैप्टर 7 में। समझे? तो ये हो गया मेरा मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में बोला है ना भाई 7 चैप्टर्स है, ये हो गया मॉड्यूल 1। फिर बाद में आता है आपका यहाँ पे मॉड्यूल 2। वो है, पहला है आपको यहाँ पे दिखेगा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो एक बैच में कोई पूरा प्रोडक्ट बना है, फॉर एग्जांपल शर्ट बनाता है ना जो कंपनी, तो एक साथ एक बैच में 100 शर्ट एक साथ बनता है, तो 100 शर्ट का कितना कॉस्ट होगा, पूरे बैच का कितना कॉस्ट होगा, वो कौन बताएगा? बैच कॉस्टिंग सिखाएगा। फिर जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? से फॉर एग्जांपल अगर अपन लोग ने कोई बिल्डिंग बनाई, बराबर है, या एयरपोर्ट बनाया, या फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा डैम बनाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दिखाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, एक प्रोसेस है। से फॉर एग्जांपल अमूल के फैक्ट्री में गया, तो उनका एक प्रोसेस है, पहले मिल्क बनता है, मिल्क से दही बनता है, दही से छाछ बनती है, मिल्क अगर फट गया तो उससे पनीर बनता है, आइसक्रीम बनता है। तो ये सब क्या है? एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस के थ्रू कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं। जैसे कई बार क्रूड ऑयल को आप प्रोसेस करोगे ना, तो उससे डीजल और पेट्रोल दोनों बन जाएंगे। सर ये सब समझाऊंगा धीरे धीरे, अभी तो आपको खाली एक बेसिक सा छोटू सा आइडिया दे रहा हूं। सर्विस कॉस्टिंग, आप और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, लॉयर बनेंगे, अपन क्या दे रहे हैं? अपन अपने क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्टिंग कैसे होगा? और फिर 3 कनेक्टेड चैप्टर्स है। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और बजटरी कॉस्टिंग में कुछ कॉमन है। समझो आपने सोचा आज कि आप कितने मार्क्स लेकर आने वाले हो, सर आपने सोचा कि सर हम लोग ने आज बजट बना लिया है कि हम कॉस्टिंग में 90 मार्क्स लेकर आएंगे। तो बजट बना लिया, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का यही काम है, बजट बनाना। बट जब रिजल्ट आएगा तब आपको संकल्प सर का फोन आएगा, भाई तू तो बोला था 90 मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स आया? देखो सर मेरे को तो है ना 95 मार्क्स आया है। मैं बोलूंगा शाबाश, तूने जो बजट सोचा था उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आया है तू, 95 आया है, वेल डन। सो आपने क्या किया? बजट को कंपेयर किया एक्चुअल के साथ। तो जब ये बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं ना, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अपन ये चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके पता चलता है सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। किसी स्टूडेंट ने बोला सर 95 लेकर आऊंगा और 90 लेकर आया या 85 भी लेकर आया, तो मैं उसको बोलूंगा हाँ तूने बजट से कम काम किया है। तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड लास्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कोई भी बिजनेस को करना है तो आपको डिसीजंस के लिए काम आता है, एंड दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। सब्जिगड़ू। सो ये पूरी कहानी थी फर्स्ट सेशन की। इन जनरल मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट में क्या होगा, इन जनरल मैंने बताया आपको कैसे अपना पढ़ने का तरीका होगा, इन जनरल मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको मेरे को कभी रीच आउट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, एंड वो है ये। अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन होना चाहता है देन दे कैन कॉन्टैक्ट अस। फिर सेशन स्टार्ट लाइव हो जाएगा। अभी आज ये जनरल सेशन है, डेफिनेटली इट विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल। सो अब एक प्रॉमिस के साथ आप लोग सब लोग से मैं अलविदा लूंगा, और वो प्रॉमिस है दैट आप अपनी तरफ से 200% डिसिप्लिन दिखाएंगे, लेक्चर्स को बराबर समझेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, दैट इज जो भी होमवर्क दूंगा, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, सब बराबर से करेंगे फॉलो। क्या आपकी तरफ से ये वादा है? यस सर, ये वादा रहा। जो भी हो, आप यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे को, तो कमेंट कर दो कि यस सर आई विल गिव माई 200%। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के स्टूडेंट हो मुझे व्हाट्सएप कर दो, लाइव बैठे हो तो लाइव में लिख दो। चलो, क्या आप एक्साइटेड हो? कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? मेरे को बताओ प्लीज। एज आई सेड, जो जहां पे है वो उधर से मुझे मैसेज कर सकता है, यूट्यूब पे हो तो कमेंट कर दो, व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं से भी हो, प्लीज मेरे को बताओ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है। देन इन दैट केस बस इसी फ्लो के साथ अपन पूरा ये सब्जेक्ट, इसी जोश को एंड मेरे लेक्चर तक बरकरार रखना है आपको भी। मैं तो रखने ही वाला हूं, मेरा तो जोश बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है अब यहां से, बता दो। चलो, ग्रेट 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 गाइस, थैंक यू सो मच। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अपन स्टार्ट करेंगे
चैप्टर्स के साथ, जहां पे अपनी रियल जर्नी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टार्ट होगी। और याद रखना, मेरा तरीका पढ़ाने का ये होगा, आपका तरीका ये होगा कि आप उसको समझे, जब तक नहीं समझे डिस्कशन करें, जितना डिस्कशन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। यू कैन जैसा सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम्स है, टेलीग्राम्स है, यहाँ पे हम कनेक्टेड रहेंगे। एंड धीरे धीरे आपको ये सब की मोह माया से भी दूर जाना है। अभी फिलहाल सब कर सकते हो आप एंजॉय, अभी तो जस्ट आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, बट धीरे 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 अपन आते जाएंगे बैकफुट पे और टेस्ट्स होते जाएंगे। हस्ता लवेस्ता, कीप एंजॉइंग। बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। टेक केयर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।